हेलो एस्पिरेंट्स। वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। आज अनलॉक वर्ल्ड अफेयर्स सीरीज में सेशन 5 में हम चर्चा करेंगे 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2022 के बीच में जो भी वैश्विक घटनाक्रम हुए हैं उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के इस सेशन में हम 15 इंफॉर्मेशन पर चर्चा करेंगे, जिसमें ब्राजील में जो प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। गैम्बिया में जो बच्चों की डेथ हुई है इंडियन कफ सिरप की वजह से, भारतीय कफ सिरप की वजह से, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इजराइल लेबनान का जो मेरीटाइम बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ है उसमें हम देखेंगे क्या डेवलपमेंट हुआ है। सऊदी अरबिया और यूएसए के रिलेशंस में क्या डेवलपमेंट हुआ है। सऊदी अरबिया के द्वारा ओपेक कंट्रीज के द्वारा ऑयल प्रोडक्शन को कट करने की बात की गई है ओपेक के द्वारा। इसको लेके क्या डेवलपमेंट हुए हैं उसमें हम चर्चा करेंगे। साथ ही इराक में प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ईरान में ऑलरेडी एंटी हिजाब प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अब साथ ही बलूच प्रोटेस्ट शुरू हो गया है सिस्तान बलूचिस्तान रीजन में। और ईरान की न्यूक्लियर डील के रिलेटेड क्या डेवलपमेंट हुए हैं नए, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। टर्की से न्यूज है, टर्की की न्यूज है कोल माइन एक्सप्लोजन को लेके, जहाँ पर 40+ लोगों की मृत्यु हुई है। उसके बारे में हम लोकेशन देखेंगे, चर्चा करेंगे। यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में अनएम्प्लॉयमेंट से लेके रिलेटेड क्या घटनाक्रम हो रहे हैं। एनर्जी क्राइसिस जो अभी पूरे यूरोप को, ना केवल ब्रिटेन को, पूरे यूरोप को डरा रहा है, उसके रिलेटेड क्या चर्चा है हो सकती है वो देखेंगे हम। यूके की इकोनॉमी जो भी क्रिपलिंग कंडीशन में है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। यूक्रेन रशिया जो वॉर चल रहा है उसमें क्या नए डेवलपमेंट हुए हैं। क्रीमिया ब्रिज पे अटैक किया गया, उसके बाद थर्ड वर्ल्ड वॉर तक की बात की गई, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नॉर्थ कोरिया, जापान, साउथ कोरिया, इन पर्टिकुलर देशों में क्या रिलेशन चल रहे हैं, अभी क्या डेवलपमेंट हुए हैं। नॉर्थ कोरिया के द्वारा जापान के ऊपर से पहली बार 5 साल में पहली बार मिसाइल छोड़ी गई है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ताइवान चाइना रिलेशंस में क्या डेवलपमेंट हुए हैं, ताइवान स्ट्रेट को लेके क्या नई न्यूज आई है। थाईलैंड थाईलैंड में गन वायलेंस को लेके 41 लोगों की मृत्यु हुई, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इंडोनेशिया में स्टैम्पेड हुआ, भगदड़ मची और उसमें लगभग 250 लोगों की मृत्यु हुई, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। न्यूजीलैंड में बीच पर 500 पायलट व्हेल्स पाई गई हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ ही पाकिस्तान के बारे में कुछ न्यूज है। पाकिस्तान में फ्लड के बाद जो डेंगू और मलेरिया की महामारी फैली है, पीओके से रिलेटेड क्या न्यूज है, और जो बाइडन का क्या कमेंट है पाकिस्तान से रिलेटेड, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इस सेशन में आपको मिलेंगे करंट अपडेट्स विद बैक स्टोरी। साथ ही आपको मिलेगी ज्योग्राफिकल मैपिंग, फिजिकल और पॉलिटिकल मैपिंग उन देशों की जहाँ से पर्टिकुलर न्यूज जनरेट हुई है, और साथ ही रिलेटेड जो जीएस टॉपिक होंगे उनकी अंडरस्टैंडिंग। आइए चर्चा शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं ब्राजील से। ब्राजील की क्या न्यूज है देखते हैं। पहले ब्राजील की लोकेशन अगर हम देखें तो ये ब्राजील की लोकेशन है। ये ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया। अटलांटिक ओशियन के तट पे है ब्राजील। ये ब्राजील की अगर लोकेशन देखें ना तो ये गुआना हाईलैंड है, जहाँ से निग्रो रिवर निकलती है, और यहीं पर आगे अमेजन रिवर निकलती है, जो कि डिस्प्यूटेड रिवर है नाइल रिवर के साथ में। कि माना जाता है वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर नाइल रिवर है, और अमेजन रिवर लगभग 6600 किलोमीटर की है, नाइल रिवर 6650 किलोमीटर की है। तो दोनों देशों में अपनी अपनी रिवर्स को बड़ा माना जाता है। लॉन्गेस्ट रिवर अभी भी नाइल को माना जाता है। ये अमेजन रिवर की आप लोकेशन देख सकते हैं। निग्रो रिवर जो गुआना हाईलैंड से निकलती है, अमेजन की सहायक नदी है। इधर से मदीरा रिवर निकलती है। अगर आप ये देखें ब्राजीलियन हाईलैंड है यहाँ पर। ये रियो डी जेनेरियो है, तट पे अटलांटिक कोस्ट पे। ब्राजील में इलेक्शन हुए 2 अक्टूबर 2022 को ब्राजील में इलेक्शन हुए। उस इलेक्शन में प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए, नेशनल कांग्रेस और गवर्नर के, वाइस गवर्नर के, लेजिस्लेटिव असेंबली के, फेडरेटिव यूनिट्स के इलेक्शन हुए। ब्राजील में अगर आप देखें तो ब्राजील में वोटिंग जो है कंपलसरी है, हर किसी को वोट देना अनिवार्य है। जो भी लिटरेट है और 18 साल से 17 साल के बीच में जो भी है उस सबको वोट देना अनिवार्य है। जो 16 से 17 साल के हैं और 70 साल से ऊपर के हैं, उन जो और जो पढ़ लिख नहीं सकते, वो अगर चाहें तो वोट दे सकते हैं, इफ दे विश टू, अगर उनकी इच्छा है तो। नहीं, बाकी 18 से 70 साल के बीच के जो भी लोग हैं उन्हें वोटिंग करना कंपलसरी है ब्राजील में। प्रेसिडेंट इलेक्शन में जो कोटा होता है ब्राजील में वो 50% से ज्यादा वोटों का है। अब ऐसे में दो मेन कैंडिडेट थे, एक थे लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा, जो कि ऑलरेडी प्रेसिडेंट रह चुके हैं ब्राजील के, और एक अभी जो करंट प्रेसिडेंट थे जेल बोलसेनारो, जो कि अभी दोबारा से इस पर्टिकुलर इलेक्शन में खड़े थे। जेल बोलसोनारो को ट्रम्प ऑफ द ट्रॉपिक्स कहा जाता है, क्योंकि मेनली राइट विंग पार्टी से आते हैं। जनवरी 2019 में ये ब्राजील के प्रेसिडेंट बने थे। उससे पहले ये डेप्यूटी रह चुके थे रियो डी जेनेरो स्टेट के 27 साल तक। इनके टर्म में जोएल बोल्सोनारो ने टैक्सेस को कम किया, मिलिट्री को सपोर्ट किया, गन ओनरशिप के लॉज को लूज किया, इन्वायरमेंटल रेगुलेशन को लूज किया।
लूला डिसिल्वा फॉर्मर यूनियन लीडर थे और ये सिक्स टाइम प्रेसिडेंट पद के लिए खड़े हुए हैं और ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं 2003 से 2010 के बीच में ब्राजील के। इस पर्टिकुलर इलेक्शन में दोनों कैंडिडेट को 50% से अधिक वोट नहीं मिले, जो कि वहाँ का कोटा है प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए। 48% वोट मिले लूला डिसिल्वा को और 43.20% वोट मिले जेयर बोल्सोनारो को। ऐसे में सेकंड राउंड का इलेक्शन होगा जो कि 30 अक्टूबर को होना था। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें अभी की न्यूज़ ये करंट की कि लूला डिसिल्वा जीत चुके हैं इस पर्टिकुलर इलेक्शन को 30 अक्टूबर को जो रन ऑफ हुआ उसमें। नेक्स्ट न्यूज़ है ब्राज़ील से। अब हम चलते हैं गैम्बिया की तरफ। गैम्बिया की अगर हम लोकेशन देखें तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे गैम्बिया अवस्थित है। सेनेगल यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेनेगल देश है। सेनेगल से ऊपर है मोरिटानिया, इधर नीचे है गिनी, गिनी बिसाऊ। और सेनेगल देश में चारों तरफ से घिरा हुआ है गैम्बिया। ये गैम्बिया की लोकेशन देखें तो ये गैम्बिया की लोकेशन है। गैम्बिया की राजधानी है बंजुल, यहाँ पर तट पे है। और ये गैम्बिया रिवर है जो कि गैम्बिया देश के बीचों बीच से गुजरती है। गैम्बिया चारों तरफ से सेनेगल के द्वारा घिरा हुआ है और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के वेस्ट कोस्ट पर अवस्थित है। यहाँ की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि यहाँ पर अभी 66 बच्चों की मृत्यु होगी। उसका कारण था एक्यूट किडनी इंजरी के द्वारा। और डब्ल्यूएचओ के द्वारा मेडिकल अलर्ट इशू किया गया इन डेथ के बाद, जिसमें 4 प्रोडक्ट को लेबल किया गया। ये 4 कप सिरप थी जो बच्चों के लिए यूज़ की जाती थी। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए कि ये हरियाणा में जो मेडन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड है हरियाणा इंडिया में, वहाँ पे ये बनती थी। और डब्ल्यूएचओ के द्वारा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में बताया गया है कि इसमें सब स्टैंडर्ड मेडिकल प्रोडक्ट इनको बताया गया है। इसमें कुछ टॉक्सिन्स थे जिनकी मात्रा ज़्यादा थी, ऐसे में बच्चों की मृत्यु हुई। गैम्बिया के द्वारा डोर टू डोर कैंपेन लॉन्च किया गया है ताकि इन प्रोडक्ट को हटाया जा सके जल्दी से जल्दी। साथ ही डब्ल्यूएचओ के द्वारा ये एडवाइजरी जारी करी, मेडिकल अलर्ट जारी किया गया सभी देशों के लिए कि इन प्रोडक्ट्स को अगर वो हैं उनके स्टॉक्स में उनको हटाया जाए। इसमें एक आइडेंटिफाई किया गया है कि सिग्निफिकेंट अमाउंट का टॉक्सिन था इन ड्रग्स में, इन पर्टिकुलर सिरप्स में, जिसकी वजह से किडनीज को डैमेज हुआ और 66 बच्चों की मृत्यु हुई गैम्बिया में। इंडिया जो कि फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है भारत को, ऐसे में हमारे देश से बनने वाली पर्टिकुलर ड्रग्स के लेके ऐसी घटना होने पर ये हमारे लिए भी चिंता का विषय है। तो भारत भी इसमें गैम्बिया के साथ इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि ऐसा क्या कारण हुआ। इस पर्टिकुलर फर्म को जो कि मेडन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड है, हरियाणा में बेस्ड है, इसको अभी बंद कर दिया गया है अभी के लिए। गैम्बिया से अब हम चलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए इजराइल लेबनान। इजराइल लेबनान की अगर आप लोकेशन देखें तो ये लेबनान है, मेडिटेरेनियन सी पर अवस्थित। ये बेरूत इसकी राजधानी है लेबनान की। और यहीं पर नीचे है इजराइल। इधर सीरियन रिपब्लिक दिखता है आपको, इधर इजराइल के ईस्ट में है जॉर्डन और इजराइल के साउथ में है इजिप्ट। इजराइल की आप लोकेशन देखें तो इजराइल की राजधानी है तेल अवीव, जो कि तट पर अवस्थित है। यहाँ पर आप देखें तो ये वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक में ही है जेरूसलम। जेरूसलम के नीचे है बेथलहेम, नीचे है हिब्रोन। जेरूसलम के ऊपर है रामल्ला। और ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं इसे कहते हैं गाजा स्ट्रिप, जिसकी राजधानी गाजा। ये गोलन हाइट्स है जो कि सीरिया का रीजन है जिसपे इजराइल का कब्जा था। लोकेशन देखें अगर लेबनान की फिजिकली तो ये लेबनान माउंटेन्स है, लेबनान में अवस्थित। और लेबनान के ईस्ट बाउंड्री पे है एंटी लेबनान माउंटेन। ये वेका वैली है जहाँ पर ओरंटेस रिवर है। ये लेबनान की राजधानी है बेरूत। इजराइल की लोकेशन देखें तो इजराइल में ये गाजा स्ट्रिप है। ये नेगेव डेजर्ट है यहाँ पर इजराइल के साउथ में। और ये जूडानीज माउंटेन्स हैं यहाँ पर। ये डेड सी है, पर्टिकुलर ये वाला रीजन डेड सी है जो कि जॉर्डन और इजराइल की बाउंड्री पे है, बॉर्डर पे है। ये जॉर्डन वैली है, जॉर्डन रिवर है जो कि डेड सी में आके गिरती है। ये सी ऑफ गैलीली है यहाँ पर। ये लेवेंटियन सी, मेडिटेरेनियन सी के इस पर्टिकुलर वाले रीजन को, इस पर्टिकुलर रीजन को बोला जाता है लेवेंटियन सी। ये एग्रीमेंट हुआ है मेनली जो डिस्प्यूटेड रीजन था, मेरीटाइम बॉर्डर डिस्प्यूट था लेबनान और इजराइल के बीच में। ये जो रीजन है इसको डिस्प्यूटेड माना जाता था। इजराइल अपनी बाउंड्री, मेरीटाइम बाउंड्री यहाँ से मानता था कि ये हमारी बाउंड्री है। लेबनान इसकी जगह ये बाउंड्री मानता था कि हमारी बाउंड्री यहाँ तक है। इसको लेके काफी समय से डिस्प्यूट चल रहा था इजराइल लेबनान के बीच में। और अभी यूएस के द्वारा मीडिएशन करवाया गया है यूएस के माध्यम से, और इसमें एक एग्रीमेंट करवाया गया है इस डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए। इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं यार लेपिड, इनकी तरफ से कहा गया है कि ये हिस्टोरिक अचीवमेंट है, ये इजराइल की सिक्योरिटी को बढ़ाएगा और इजराइल की इकोनॉमी को और दुरुस्त करेगा।
और साथ ही स्टेबिलिटी लाएगा नॉर्दर्न बॉर्डर पे, जो एक डिस्प्यूट चल रहा था उसको खत्म करेगा। हिजबुल्लाह के जो लीडर हैं सैयद हसन नसरुल्लाह, उनकी तरफ से कहा गया है, जिन्होंने काफी लड़ाई लड़ी है इजराइल के खिलाफ। उन्होंने कई बार इसको वॉर्न भी किया था कि अगर ये डील लेबनान के पक्ष में नहीं होती है तो हम इसको खारिज कर देंगे, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है। इसका मतलब है कि हिजबुल्लाह भी इस पर्टिकुलर डील को एक्सेप्ट करते हैं। लेबनान प्रेसिडेंट जो है माइकल ओन, उनकी तरफ से कहा गया है कि ये ड्राफ्ट जो बना है वो सेटिस्फाई करता है लेबनीज डिमांड को, एक्सप्रेस करता है होप, वो उन्होंने होप एक्सप्रेस की है कि ये जल्दी से जल्दी हम इस डील को अनाउंस कर देंगे। अगर हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो लेबनान और इसराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी ब्रीफ टाइमलाइन अगर हम देखें तो 1948 में लेबनान ने अपोज किया था इसराइल को, और उसके बाद 1 लाख फिलिस्तीनी लेबनान में अराइव हुए एज ए रिफ्यूजी। 1949 में यूएन के सुपरविजन में एक आर्मस्ट्रिस हुआ, संधि समझौता हुआ लेबनान और इजराइल के बीच में, जो चलता रहा। पर ये छुटपुट छुटपुट घटनाएं चलती रही। 1968 में जो फिलिस्तीनी ग्रुप था लेबनान में, उसने अटैक किया इसराइल के एक प्लेन को, एयरलाइनर को, और उसके बाद इजरायली कमांडोज ने बेरूत एयरपोर्ट पे जाके लेबनान में लगभग 1 दर्जन से अधिक पैसेंजर्स प्लेन को डिस्ट्रॉय कर दिया। 1978 में जो फिलिस्तीनी गुरिल्लास थे उनके खिलाफ ऑपरेशन किया इसराइल ने, और इसराइल ने लेबनान में ऑक्यूपेशन जोन एस्टेब्लिश कर लिया अंदर घुस के। 1982 में 4 साल बाद इसराइल ने फिर दोबारा से इन्वेड किया बेरूत को, जब दोबारा से ये गुरिल्ला ऑपरेशन फिलिस्तीन के द्वारा और ये फिलिस्तीन ग्रुप के द्वारा दोबारा से इसराइल की तरफ चलते रहे। तो 10 वीक का सीज हुआ उसमें, और सीरियन आर्मी को बेरूत से बाहर निकाल दिया, और लगभग जो यासर अराफात लेड पैलेस्टाइनियन फाइटर्स थे उनको इवेक्यूएट करना पड़ा सी के रास्ते, 1000 ऑफ यासर अराफात लेड पैलेस्टाइन फाइटर्स को। उसके बाद बाशिर गेमयाल को, जो कि इजराइल के सपोर्टर भी थे और क्रिश्चियन मिलिशिया जो लेबनानीज फोर्स थी उसके लीडर थे, उनको प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। लेकिन ये अपने पद पर आते उससे पहले ही इनकी हत्या कर दी गई, असैसिनेट कर दिया गया इनको। और उसके बाद इस पर्टिकुलर क्रिश्चियन मिलिशिया जो लेबनीज फोर्स थी, इसके ट्रूप्स को इसराइल के द्वारा अलाउ किया गया फिलिस्तीनी रेफ्यूजी कैंप में, जहां पर इन्होंने मैसेकर किया और कई सिविलियंस की, कई हजार सिविलियंस की जान गई। फाइनली बशीर गेमियाल के जो भाई थे, अमीन गेमियाल, ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए लेबनान के। और इसी के बाद ईरान का जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है, उन्होंने हिजबुल्लाह की स्थापना की लेबनान में, जो कि मेनली एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है इसराइल के द्वारा। 1983 में इसराइल और गेमियाल गवर्नमेंट के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें म्यूचुअल रिकॉग्निशन किया जाता है दोनों देशों के इंडिपेंडेंस को। लेकिन ये एग्रीमेंट को रिजेक्ट कर दिया सीरिया के द्वारा और लेबनानीज एलाई के द्वारा। 1985 में इसराइल ने ऑक्यूपेशन जोन एस्टेब्लिश कर ही लिया था साउदर्न लेबनान में, 15 किलोमीटर डीप में जाके। 1996 में हिजबुल्लाह के अगेंस्ट इसराइल ने 17 दिन का एक ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसको ऑपरेशन ग्रेप्स ऑफ रेथ कहा गया, जिसमें लगभग 200 लोगों की जान गई, जो कि मेनली हिजबुल्लाह फाइटर्स थे। सन 2000 में इसराइल ने साउदर्न लेबनान से अपने आप को विड्रॉ कर लिया, जो ऑक्यूपेशन जोन बनाया गया था, और ये 22 साल का जो ऑक्यूपेशन था इसको खत्म कर दिया गया। 2006 में हिजबुल्लाह के द्वारा इसराइल में इन्फिल्ट्रेट किया गया, और इसराइल के जो 2 सोल्जर्स थे उनको किडनैप कर लिया गया और कुछ लोगों को मार दिया गया। ऐसे में 5 वीक का वॉर शुरू हो गया हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइल की तरफ से, और इसमें लगभग 1200 पीपल्स की जान गई, 1200 लोगों की जान गई, जो कि मोस्टली सिविलियंस थे, और लगभग 158 इजरायली सैनिकों की जान गई। 2020 में यूएसए ने इनडायरेक्ट नेगोशिएशन ओपन की थी दोबारा से इन दोनों देशों के बीच में, ताकि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन किया जा सके, मेरीटाइम बॉर्डर डिस्प्यूट को सोल्व किया जा सके। और फाइनली 2022 में अभी ये मेरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट हो गया है, जिसकी पूरी घोषणा अभी होना बाकी है। नेक्स्ट न्यूज, अगर नेक्स्ट हम चलते हैं सऊदी अरब। सऊदी अरब की अगर हम लोकेशन देखें तो ये सऊदी अरब की लोकेशन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीचों बीच सऊदी अरब के बीचों बीच से निकलती है। ये सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। सऊदी अरब एक तरफ पर्शियन गल्फ से जुड़ता है, दूसरी तरफ गल्फ रेड सी से, यहीं पर है गल्फ ऑफ अक्काबा। यहीं पर अगर आप देखें तो सऊदी अरब में ये है अन नाफूद डेजर्ट, जो सर्दी सऊदी अरब के नॉर्थ में अवस्थित है, और साउथ में अवस्थित है रबल खाली डेजर्ट, अरेबियन पेनिनसुला पर अवस्थित है सऊदी अरबिया। यहाँ की न्यूज है, ओपेक प्लस कंट्रीज के द्वारा अभी जो प्रोडक्शन कट करने की बात की गई, ऑयल प्रोडक्शन कट करने की बात की गई 2 मिलियन बैरल। अब इससे ऑयल प्राइसेस बढ़ सकती है, और यूएस इस चीज से काफी खफा था कि ये ऑयल प्रोडक्शन कट करने का टाइम नहीं है ऐसे समय में, जब रशिया को इससे मदद मिल सकती है।
प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा कहा गया है कि वो री एवेल्युएट कर रहे हैं यूएस की जो सऊदी अरेबिया के साथ जो रिलेशनशिप है उसको। इसके बाद से यूएस काफी नाराज है सऊदी अरबिया को लेके। और व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन की तरफ से कहा गया है कि आई थिंक द प्रेसिडेंट्स बीन वेरी क्लियर दैट दिस इज अ रिलेशनशिप दैट वी नीड टू कंटिन्यू टू री एवेल्युएट, दैट वी नीड टू बी विलिंग टू रिविजिट। कि हम जो इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप है यूएसए और सऊदी अरेबिया के बीच में, इसको लेके हम दोबारा से रीथिंक कर रहे हैं, दोबारा से सोच रहे हैं कि इसको हम एवेल्युएट करने की जरूरत है। बॉब मेनेंडेज जो कि डेमोक्रेटिक चेयरमैन है यूएस के सीनेट फॉरेन रिलेशन कमेटी के, उनके द्वारा कहा गया कि सऊदी अरबिया के साथ जो भी कोऑपरेशन है उसको फ्रीज कर दिया जाना चाहिए हाथ तुरंत प्रभाव से, जो भी आर्म सेल की जाती हैं। और उन्होंने सऊदी अरेबिया किंगडम को अक्यूज किया कि ये रशिया की जो वॉर चल रही है यूक्रेन में, इसको अंडरराइट करने के लिए हेल्प कर रहे हैं रशिया को। और इनका कहना है कि ये कंसर्न केवल यूक्रेन की वॉर का नहीं है, पर इससे बड़ा कंसर्न ये है कि यूएस की नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट से मैटर करता है। सऊदी अरब की तरफ से कहा गया है कि ये जो डिसीजन लिया गया है प्रोडक्शन कट करने का ऑयल को लेके, ये केवल हमारा डिसीजन नहीं है, केवल सऊदी अरब का डिसीजन नहीं है, ये ओपेक प्लस ग्रुप का डिसीजन है और सर्वसम्मति से लिया गया है ये डिसीजन ओपेक प्लस ग्रुप के द्वारा। उनका कहना था कि ओपेक प्लस की मीटिंग में कंसेंसस से डिसीजन लिया गया और ये कोई यूनिलेटरल डिसीजन नहीं था किसी एक सिंगल कंट्री का। सऊदी अरब का कहना है कि ये जो आउटकम है मेनली प्योरली इकोनॉमिक है। हमें यूक्रेन की वॉर से और रशिया से कोई मतलब नहीं है, हम इकोनॉमिकली देख रहे हैं कि हमारे लिए वायबल क्या हो सकता है, उसी हिसाब से हम इसको कट कर रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो ऑयल की कीमत काफ़ी कम हो गई है। और उनका कहना था कि सप्लाई और डिमांड को देख के हमने मार्केट में इस पर्टिकुलर इकोनॉमिकली इस डिसीजन को हमने बैक किया है। साथ ही सऊदी सऊदी अरब का कहना है कि हम पॉलिटिसाइज नहीं करते ऑयल को, हम वेपनाइज नहीं करते ऑयल को, हम ऑयल को एज ए वेपन नहीं देखते। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टेबिलिटी आनी चाहिए ऑयल मार्केट में और हमारा रिकॉर्ड काफी क्लियर है इस चीज को लेके। ये सऊदी अरब का स्टैंड पॉइंट है जो उन्होंने कहा है। ओपेक का जो डिसीजन आया है ये मतलब अभी 3 महीने बाद ही आया। 3 महीने पहले जो बाइडन की विजिट हुई थी सऊदी अरेबिया में, और उनकी विजिट के कई कारण थे। एक आर्म सेल्स को लेके था और दूसरा कारण था मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस है उनको कन्विंस करना कि वो ऑयल प्रोडक्शन को कट ना करें, ताकि जो एनर्जी प्राइसेस हैं जो बढ़ रही हैं उनको कम किया जा सके। क्योंकि अगर ऑयल प्रोडक्शन को कम किया जाता है तो ऑयल की सप्लाई कम होगी और ऐसे में जो ऑयल की प्राइसेज हैं वो बढ़ेंगी। और उन्होंने इस चीज़ को लेके जो जमाल खशोगी का मर्डर हुआ था 2018 में, जो कि सऊदी अरब के जर्नलिस्ट थे और जिनका आरोप लगता है मोहम्मद बिन सलमान पे, सऊदी अरब के सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस पे, कि इनके द्वारा ये मर्डर करवाया गया था जमाल खशोगी का। इसको लेके इनको आइसोलेट किया गया था। लेकिन जो बाइडेन के द्वारा ये सिग्नल दिया गया कि हम इस चीज़ को साइडलाइन कर देंगे अगर सऊदी अरब प्रोडक्शन कट नहीं करता है ऑयल का लेके। लेकिन उसके बाद भी 3 महीने बाद ये ऑयल प्रोडक्शन कट किया गया सऊदी अरब के द्वारा। ओपेक प्लस के द्वारा ये प्रोडक्शन कट करने किया गया, 42 मिलियन बैरल्स पर डे कट किया जाएगा। और इसका कारण है कि जो पीक पे था ऑयल का टाइम, $120 जो था जून में था, वो कि अभी $90 के आसपास हो गया है। ऐसे में ओपेक कंट्रीज के द्वारा इस प्रोडक्शन को कम कट करने की बात की गई है ताकि प्राइसेस को थोड़ा वाइबल बनाया जा सके। यूएस के द्वारा कहा गया है, व्हाइट हाउस की तरफ से क्लेम किया गया है कि ये सऊदी अरबिया के द्वारा ही किया गया है। सऊदी अरबिया ने कई अन्य देशों को, ओपेक कंट्रीज को पुश किया कि वो इस कट को वोटिंग करें। यूएस के द्वारा कहा गया है कि लगभग एक से अधिक ओपेक मेंबर डिसएग्री थे सऊदी अरेबिया के इस डिसीजन से प्रोडक्शन कट करने के से, लेकिन सऊदी अरेबिया के द्वारा उनको पुश किया गया। यूएस के द्वारा एनालिसिस दिया गया सऊदी अरेबिया को कि ऐसा कोई भी इकोनॉमिक फॉल आउट नहीं हुआ था जिसकी वजह से उन्हें प्रोडक्शन कट करना पड़ता। लेकिन एक रिपोर्ट ये निकल के आ रही है जो कि कई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और कई न्यूज़पेपर्स में भी छपी थी, कि ये प्रोडक्शन कट किया गया मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा क्योंकि अभी यूएस में मिड टर्म इलेक्शन होने हैं। और ऐसे में अगर ये ऑयल की रेट बढ़ती है, रशिया को फायदा होता है, तो कहीं ना कहीं ये नुकसान पहुंचेगा जो बाइडन की पार्टी को इलेक्शंस में, और ट्रम्प को फायदा पहुंचेगा। और कहीं ना कहीं सऊदी अरबिया भी यही चाहता है कि ट्रम्प की पार्टी को फायदा मिले, रिपब्लिकन पार्टी को फायदा मिले और नेक्स्ट टर्म में ट्रम्प दोबारा से प्रेसिडेंट बने। ऐसा कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है। हम बात करते हैं ओपेक की। ओपेक का पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है 13 कंट्रीज का। जिन 13 देशों में कौन है? मेन जो 5 देश थे जिनकी तरफ से ये फाउंड किया गया था 14 सितंबर 1960 को, उनमें है ईरान, इराक, यहीं पर इराक है,
यहीं पर आप देखो कुवैत है, सऊदी अरबिया और वेनेजुएला। उसके अलावा जो देश हैं, अल्जीरिया है, लीबिया है, यूएई है, नाइजीरिया है, इक्वेटोरियल गिनी है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, गैबोन है, अंगोला है। ये 13 कंट्रीज हैं जो कि ओपेक की मेंबर हैं। और ओपेक का जो हेडक्वार्टर है वो है वियना, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया इसका मेंबर नहीं है, लेकिन हेडक्वार्टर इनका वियना, ऑस्ट्रिया में, ओपेक का। और ये 13 कंट्रीज लगभग 44% ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन करती हैं, और लगभग 81% वर्ल्ड का जो प्रूवन ऑयल रिजर्व है वो इन 13 कंट्रीज में अवस्थित है। और सऊदी अरेबिया सिंगल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इस पर्टिकुलर ग्रुप का। ओपेक प्लस की बात करें, ओपेक प्लस, तो ओपेक प्लस ओपेक कंट्रीज प्लस अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान और सूडान को मिला के बनाता है। ये एक लोकेशन देखें आप, तो ये ओपेक कंट्रीज हैं, और ये ओपेक प्लस कंट्रीज हैं, जिसमें साउथ सूडान, सूडान, ओमान, कजाकिस्तान, मलेशिया, रशिया, मेक्सिको आदि बाकी। यूपीएससी के द्वारा 2009 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अदर देन वेनेजुएला विच वन अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम साउथ अमेरिका इज अ मेंबर ऑफ ओपेक। कि वेनेजुएला के अलावा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से कौन ओपेक का मेंबर है? अर्जेंटीना, बोलीविया, इक्वाडोर, ब्राजील। इसका सही आंसर था इक्वाडोर, लेकिन अभी ये क्वेश्चन निरर्थक है क्योंकि इक्वाडोर के द्वारा ओपेक की मेंबरशिप को छोड़ दिया गया है उसके बाद। लेकिन इस तरह का कोई दूसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। सऊदी अरेबिया से अब चलते हैं हम इराक की तरफ। इराक की अगर हम लोकेशन देखें, तो इराक में ये आप देखें तो इराक सऊदी अरबिया से घिरा हुआ है, इधर जॉर्डन है, एक तरफ सीरिया है, ऊपर टर्की से इराक की बाउंड्री लगती है, और इधर ईरान से बाउंड्री लगती है। इराक जनरली तो लैंडलॉक कंट्री है, लेकिन अगर आप देखें तो ये पर्शियन गल्फ से एक हिस्सा, इसका थोड़ा सा हिस्सा पर्शियन गल्फ की तरफ जुड़ता है। मेन जो दो रिवर हैं इराक में वो है यूफ्रेट्स रिवर, और दूसरी है टिग्रिस रिवर, जो कि टर्की से आती है मेनली। और ये दोनों रिवर मेसोपोटामिया सभ्यता के लिए भी प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया सभ्यता इन्हीं रिवर्स वैली में ही विकसित हुई थी। यहीं पर टिग्रिस रिवर के किनारे पे ही इसकी राजधानी है इराक की, बगदाद। इराक की जो न्यूज है वो है इराकी लॉ मेकर्स के द्वारा अब्दुल लतीफ लतीफ राशिद, जो कि कुर्दिश पॉलिटिशियन है, इनको अभी कंट्री का नेक्स्ट प्रेसिडेंट चूज किया गया है। ये पहले वाटर रिसोर्स मिनिस्टर थे इराक के। इराक में जो पावर शेयरिंग सिस्टम है, क्योंकि इराक में कई एथनिसिटी के लोग रहते हैं, जिसमें कुर्दिश हैं, सिया हैं, सुन्नी हैं। ऐसे में जो इराक का पावर शेयरिंग सिस्टम है उसमें प्रेसिडेंसी हमेशा रिजर्व रहती है कुर्दिश ग्रुप के लिए, कि जो भी प्रेसिडेंट बनेगा वो कोई कुर्दिश ग्रुप का आदमी होगा, वो प्रेसिडेंट बनेगा। और प्रीमियरशिप, जो जिसको प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, ये शिया ग्रुप के लिए रिजर्व की गई है। और जो पार्लियामेंट का स्पीकर होगा वो सुन्नी ग्रुप का होगा। और इराक की लॉ के अनुसार प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के लार्जेस्ट ब्लॉक में से नॉमिनेट करेगा प्रीमियर को। और इराक की जो पार्लियामेंट है उसकी 329 सीट है उसमें। ईरान के द्वारा जो कोऑर्डिनेशन फ्रेम है, जिसको फ्रेमवर्क है, जिसको बैक किया जाता है ईरान के द्वारा, जो कि मेनली शिया पार्टीज के द्वारा बना हुआ है, इसके द्वारा नाम लिया गया है मोहम्मद शिया अल सुडानी का प्रीमियर डेजिग्नेट के रूप में। ये है मोहम्मद शिया अल सुडानी, जिनको डेजिग्नेट किया गया है कि ये प्रीमियरशिप के लिए, प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए। अक्टूबर 2021 में ये इलेक्शन हुए थे, लेकिन उसके बाद से काफी समय से राइवलरी चल रही थी, क्योंकि जो शिया क्लरिक थे मुक्तदा अल सदर, और इनके बीच में और जो पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे नूरी अल मलिकी, जिनको ईरान द्वारा बैक किया जा रहा था, इनके बीच में राइवलरी थी। और इसके वजह से प्रोटेस्ट चल रहे थे काफी समय से, डेडलॉक शुरू हो गया था। इस वजह से अभी तक किसी को प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं किया गया अक्टूबर 2021 के इलेक्शन के बाद से। और अल सदर ने बाद में अनाउंस कर दिया था कि वो फाइनल विड्रॉल करेंगे पॉलिटिक्स से। उसके बाद से प्रोटेस्ट शुरू हो गए, जिसमें काफी लोगों की जान गई। अगर इराक की हम लोकेशन में देखें तो इराक में ये वाला जो रीजन है, वेस्टर्न वाला रीजन, ये सुन्नी अरब रीजन है मेनली, जहाँ पे सुन्नी लोग ज्यादा रहते हैं। ये वाला जो रीजन है साउदर्न वाला रीजन, इसमें शिया और सुन्नी दोनों रहते हैं। ये ईस्टर्न वाला जो रीजन है, इसमें शिया, मेनली शिया पॉपुलेशन ज्यादा रहती है, और यहाँ पर कुर्द पॉपुलेशन ज्यादा रहती है नॉर्थ में। इराक से अब हम चलते हैं ईरान। ईरान की अगर हम लोकेशन देखें तो ईरान नॉर्थ में कैस्पियन सी, और साउथ में है पर्शियन गल्फ। ईरान के चारों तरफ देश देखें तो इधर इराक से बाउंड्री लगती है ईरान की, साथ ही बाउंड्री लगती है अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान से, इधर अजरबैजान से, इधर टर्की से। ये एल्ब्रुज माउंटेन्स हैं इराक में।
ईरान में, और ये जैग्रोस माउंटेन है साउथ की तरफ। यहीं पे है लेक उर्मिया। अगर डेजर्ट देखें तो ये दस्ते कबीर डेजर्ट है, यहीं है दस्ते लुत डेजर्ट। एलब्रूज माउंटेन पे माउंट देमाबाद, जो कि ईरान का हाईएस्ट पीक पॉइंट है, ये माउंट देमाबाद अवस्थित है। ईरान की राजधानी जो कि तेहरान है, जो कि ये एलब्रूज माउंटेन के तराई में ही अवस्थित है यहाँ पर। कैस्पियन सी की अगर हम बात करें तो कैस्पियन सी के चारों तरफ 5 कंट्री आती हैं: तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान। साथ ही पर्शियन गल्फ की बात करें तो पर्शियन गल्फ के चारों तरफ कंट्री आती हैं: एक है ईरान, दूसरी है कुवैत, सॉरी कतर, उसके बाद है यूएई, सऊदी अरबिया, बहरीन और ओमान और कुवैत। ये 7 कंट्री पर्शियन गल्फ के चारों तरफ अवस्थित हैं, और ये 5 कंट्री कैस्पियन सी के चारों तरफ अवस्थित है। इनको आप निमोनिक से याद रख सकते हैं: तारिक, IQ, USB, ओके। ईरान की जो न्यूज है, वो न्यूज है पर्टिकुलर इस रीजन की, सिस्तान और बलूचिस्तान जो रीजन है ईरान का, ये वाला रीजन जो पाकिस्तान से बाउंड्री लगती है और ये अफगानिस्तान से बाउंड्री लगती है, जो कि मेनली बलूच बलूच पॉपुलेशन के लिए फेमस है। बलूच पॉपुलेशन यहाँ पर्टिकुलर रहती है पाकिस्तान के इस रीजन में और अफगानिस्तान के इस रीजन में। इस रीजन में अगर आप देखें तो ये बलूचिस्तान, जिसको बलूच लोग मानते हैं, बलूचिस्तान का रीजन, ये ईरान का ये वाला रीजन आ जाता है, जिसमें साउदर्न रीजन। और ये अफगानिस्तान का रीजन, वेस्टर्न साउदर्न रीजन, और पाकिस्तान का वेस्टर्न रीजन और साउदर्न रीजन। ये बलूचिस्तान वाला रीजन है जिसमें बलूच लोग ज्यादातर रहते हैं। ये बहुत गरीब, पॉवर्टी स्ट्रिकन प्रोविंस है ईरान का, और इसकी अफगानिस्तान पाकिस्तान से बॉर्डर लगती है। ये फ्लैश पॉइंट रहा है काफी समय से, क्योंकि ड्रग स्मगलिंग जो गैंग्स है वो उनकी वजह से भी यहाँ पर काफी क्लेशेज होते हैं। साथ ही बलूची माइनॉरिटी रहती है, और सुन्नी जो मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है उनके बीच में भी कई बार क्लेशेज हो जाते हैं। अभी हाल में क्या हुआ है कि रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कर्नल समेत 19 लोगों की जान चली गई एक हैवी गन मेटल में, स्टेट मीडिया के द्वारा रिपोर्ट किया गया। लेकिन बाद में 41 बताया गया कि 41 लोगों की जान गई है, और लगभग 5 रिवोल्यूशनरी गार्ड मेंबर जो कि इजराइल की रिवोल्यूशनरी गार्ड है, उनकी मौत होगी इस क्लेशेज में। ये बताया गया है ओस्लो बेस्ड IHR के द्वारा। ये प्रोटेस्ट स्पार्क हुए थे इस एक्यूजेशन पे कि वहाँ के जो पुलिस चीफ है ईरान के इस पर्टिकुलर रीजन के, सिस्तान बलूचिस्तान वाले रीजन के, उनके द्वारा एक टीनेज जो बलूच गर्ल थी उसका रेप किया गया। उसके बाद से प्रोटेस्ट शुरू हो गए बलूच माइनॉरिटी के लोगों के द्वारा, और उसमें लगभग 41 लोगों की जान चली गई। ईरान में ऑलरेडी अभी एंटी हिजाब प्रोटेस्ट चल ही रहे हैं, जिसमें लगभग 92 लोगों की जान जा चुकी है। और नई न्यूज ये थी कि जो अबादान और कंगन ऑयल रिफाइनरी है, बशर पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट है, उनके वर्कर्स हैं, उन्होंने भी उस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर लिया है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला अली खमेनी, उन्होंने यूएस और इजराइल को इन प्रोटेस्ट को प्लानिंग के लिए अक्यूज किया। उनका कहना है कि यूएस और इजराइल के द्वारा इन प्रोटेस्ट की प्लानिंग की गई है। ये एक राइट्स की तरह है, दंगे हैं, स्केटर्ड राइट हैं, और ये डिजाइन किए गए हैं एनिमी के द्वारा, ताकि ईरान को डेवलपमेंट के पास से हटाया जा सके, ईरान को अस्थिर किया जा सके। साथ ही ईरान के ऑफिसर्स के द्वारा कहा गया कि इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, पहले जो प्रोटेस्ट होते थे उनमें ये था कि वो रिफॉर्म सीकिंग होते थे, सुधार करने के लिए होते थे, और ये ओवरथ्रो सिस्टम को हटाने के लिए नहीं होते थे। लेकिन अभी का जो प्रोटेस्ट है उसका मकसद रिफॉर्म सीकिंग नहीं है, वो सुधार के परिप्रेक्ष्य नहीं आया गया। वो केवल कुछ देशों के द्वारा प्लान किया गया है, केवल ओवरथ्रो करने के लिए, ईरान को अस्थिर करने के लिए। ईरान के जो पार्लियामेंट्री स्पीकर हैं उन्होंने वार्न किया है संडे को कि प्रोटेस्ट को कि ये डिस्टेबलाइज कर रहा है कंट्री का, और उन्होंने अपनी सिक्योरिटी फोर्स को ये अर्ज किया है कि वो डील करें इससे हार्शली, किसी भी तरह के प्रोटेस्ट से हार्शली डील करें। जो भी पब्लिक ऑर्डर को खराब कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हें वो सख्त से सख्त पनिशमेंट दें। ईरान की जो फोरेंसिक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से कहा गया है कि महसा अमीनी की जो डेथ हुई थी, उसकी डेथ की वजह कोई चोट वोट नहीं थी उनके सिर पे। उनकी डेथ हुई थी, वो हुई थी इलनेस से, कोई चोट वोट की वजह से नहीं हुई थी। ये जिस जांच की बात करी जा रही थी, ईरान की फोरेंसिक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये जांच करके ये फाइनल रिपोर्ट सबमिट की गई है। EU जो कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, उन्होंने वो एग्री हुए हैं कि अभी नई सैंक्शंस लगाए जाएंगे ईरान पे, जो कि ईरान के द्वारा जो प्रोटेस्ट को क्रेक डाउन किया जा रहा है, प्रोटेस्ट को दबाया जा रहा है, जो कि 1 महीने से चल रहे हैं अमीनी की डेथ के बाद से, इसको लेके। उसके बाद जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं हुसैन अमीर अब्दुल्ला, इनके द्वारा से कहा गया है कि यूरोपियन कंट्रीज को हम दोबारा से रिकमेंड करते हैं कि वो दोबारा से इस इश्यू को रियलिस्टिक अप्रोच के साथ देखें,
क्योंकि ये सैंक्शन लगाने वाली इस बात सही नहीं है। इनका कहना था कि कौन विश्वास करेगा इस बात पे कि एक लड़की की डेथ इतनी इंपॉर्टेंट हो सकती है वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, और अगर इतनी इंपॉर्टेंट है तो कई लोग, हजारों लोग शहीद हुए हैं, मरे हैं इराक में, अफगानिस्तान में, सीरिया में, लेबनान पे। उसको लेके यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा, वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा किसी तरह का कोई एग्रेसिव प्रोपेगेंडा नहीं दिखाया जाता, लेकिन ये एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है ईरान के खिलाफ, यूएस के द्वारा, वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, यूरोपियन कंट्रीज की द्वारा, इसराइल के द्वारा। ऐसा ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का कहना था। ईरान से अब हम चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज टर्की की है। टर्की की अगर हम लोकेशन देखें तो टर्की नॉर्थ में ब्लैक सी से घिरा, ब्लैक सी से टच होता है, और साउथ में मेडिटेरेनियन सी से। टर्की की आप लोकेशन देखें तो ये फोराग्लू माउंटेन्स है, ये टोरस माउंटेन्स है टर्की में साउथ की तरफ। बीच में है एनातोलिया प्लेटू, ये टर्की की राजधानी है अंकारा। यहीं पर है पोंटिक माउंटेन्स, ये ईस्टर्न टोरस माउंटेन्स है, यहीं पे लेक वान है टर्की के ईस्ट में। और ये पोंटिक माउंटेन से ही रिवर निकलती हैं यूफ्रेट्स और टिग्रिस, जो कि इराक में जाके इराक में जाती हैं, और इसी पे ही मेसोपोटामियन सभ्यता के विकास हुआ था। ये आप देखें यहाँ पर, तो ये एजियन सी है। एजियन सी से अगर हमें सी ऑफ मरमरा में आना है तो ये दार्जनल स्ट्रेट को क्रॉस करना पड़ेगा। दार्जनल स्ट्रेट है सी ऑफ मरमरा तक पहुंचने के लिए, और सी ऑफ मरमरा से ब्लैक सी तक आने के लिए बोस्फोरस स्ट्रेट को क्रॉस करना पड़ेगा। बोस्फोरस स्ट्रेट है, यहीं पे इस्तांबुल अवस्थित है। अगर बात करें ब्लैक सी की, तो ब्लैक सी के चारों तरफ जो देश हैं उनमें है, एक है बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया और टर्की, ब्रू आरजीटी। ये 6 देश हैं जो ब्लैक सी के चारों तरफ अवस्थित हैं। टर्की की जो न्यूज़ है वो है, टर्की में ये पर्टिकुलर रीजन है बार्टिन वाला, ब्लैक सी के कॉर्नर पे। यहाँ पर अभी कोल माइन में ब्लास्ट हुआ जिसमें लगभग 41 लोगों की मृत्यु हुई। 58 माइनर्स ने अपने आप को बचाया, ऐसा टर्की के द्वारा बयान दिया गया। और ये डेडलीस्ट इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट था काफ़ी सालों में जो हुआ, मैथेन की वजह से ब्लास्ट हुआ टर्की में। इस तरह का एक पहले भी ब्लास्ट टर्की में कोल माइनिंग के लिए हो चुका है, जो कि 2014 में हुआ था, जिसमें 301 वर्कर्स की जान गई थी। तो ये कोल माइन को लेके जो ब्लास्ट है, ये डिजास्टर कई देशों में घटित होता है। नेक्स्ट न्यूज है टर्की के बाद यूके की। यूके की अगर हम लोकेशन देखें तो यूनाइटेड किंगडम 4 एंटिटी से मिलकर बनता है। एक है स्कॉटलैंड, एक है नॉर्दर्न आयरलैंड, एक है इंग्लैंड और एक है वेल्स। अगर आप लोकेशन देखें तो अटलांटिक ओशियन, आयरिश सी अलग करता है मेनलैंड इंग्लैंड को नॉर्दर्न आयरलैंड से। ये सेल्टिक सी है यहाँ पर। ये आयरलैंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है। इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल को क्रॉस करके नॉर्दर्न सी में आया जा सकता है अटलांटिक सी से। इंग्लिश चैनल फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, यहीं पर है डोवर स्ट्रेट। ये डोवर स्ट्रेट है पर्टिकुलर इंग्लिश चैनल में, और ये डोवर बंदरगाह है इंग्लैंड का यहाँ पर। ये यूके की राजधानी लंदन अवस्थित है। यहीं पर ये थेम्स रिवर है, थेम्स रिवर के किनारे पे लंदन अवस्थित है। यूके की तरफ से कहा गया है अभी, एक जो इंटरनल इंक्वायरी में रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि यूके की ओर से लगभग 2 लाख गवर्नमेंट जॉब्स को कट करना होगा अगर नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स में, ताकि बिलियंस का जो नेशनल डेब्ट है उसको अवॉइड किया जा सके। ऐसा इंस्टीट्यूट ऑफ और फिजिकल स्टडीज की तरफ से कहा गया है। क्योंकि पब्लिक सेक्टर जो वेजेज हैं वो ट्रैक पे हैं, 5% बढ़ चुकी हैं। और ऐसा कहा गया है कि सिंपली टू पे फॉर दोज अवार्ड्स विदाउट इंक्रीजिंग बोरोइंग, गवर्नमेंट को लगभग 5.6 बिलियन डॉलर, या फिर कह सकते हैं 5 बिलियन पाउंड की जरूरत, सेविंग जरूरत पड़ेगी हर साल, इस साल अलोन लगभग, ऐसा इस थिंक टैंक का कहना है। साथ ही ये तो होगी गवर्नमेंट जॉब की बात, यूके में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी गिर रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि लोएस्ट है सिंस 1974 से। पीपल, लोग खुद ही ड्रॉप आउट हो रहे हैं वर्कफोर्स से। सरकार का कहना है कि 3.5% एडल्ट जो कि काम ढूंढ रहे थे पिछले 3 महीने से, जो कि 3.6% था पहले ये रेट, जो कि 3.5% हुई बाद में। और ये लोअर रेट है 1974 के बाद से अब तक। और इकोनॉमिस्ट का कहना है कि इस तरह से अगर अनएम्प्लॉयमेंट गिरता रहा तो ये लेबर शॉर्टेज को के लिए कंसर्न है, क्योंकि लेबर शॉर्टेज होगा, लेबर शॉर्टेज होगा तो कंपनी के लिए स्टाफ हायर करना एक मुश्किल हो जाएगा। और फाइनली इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है, प्रोडक्शन एक्टिविटी है, वो होल्ट होंगी। और ये देश की इकोनॉमी को, यूके की इकोनॉमी को और क्रिपल कर देगा, जो ऑलरेडी क्रिपलिंग कंडीशन में है।
साथ ही कहा गया है कि इनएक्टिविटी जो है लोगों की वो बढ़ रही है, लोग जॉब देख नहीं रहे हैं, जॉब से बाहर निकल रहे हैं। और दूसरी चीज जो डाटा दिया गया है उसमें कहा गया है कि लगभग 2,52,000 लोग इनएक्टिव हुए हैं इन द लेटेस्ट 3 मंथ्स में, पिछले 3 महीने में। और इसका कारण है एक बीमारी जो ओल्डर वर्कर्स में है, और दूसरा यंग पीपल जो कि स्टूडेंट बन रहे हैं। एक और न्यूज है ब्रिटेन की, वो है एनर्जी क्राइसिस को लेकर, जो कि पूरे यूरोप की कंडीशन है अभी इस समय। और ब्रिटेन के लिए कहा गया है कि अभी 3 आवर का ब्लैकआउट हो सकता है ब्रिटेन में डेली कंटिन्यूअसली, अगर गैस इंपोर्ट का जो शॉर्टेज है उसको सही नहीं किया गया विंटर से पहले, सर्दियों से पहले। ऐसा नेशनल ग्रिड ने, जो कि यूके की नेशनल ग्रिड है, उसने वार्न किया है। और ये वर्स्ट केस सिनेरियो होगा। ब्रिटेन क्या है, हेविली रिलाइज करता है गैस पे, पावर स्टेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, यूरोप से। और अभी पूरे यूरोप में रशिया का जो इन्वेजन हुआ है यूक्रेन में, उसके बाद से पूरे यूरोप में एनर्जी क्राइसिस को लेके, गैस क्राइसिस को लेके समस्या चल रही है। ऐसे में काफी सीवियर पावर कट्स हो सकते हैं सर्दियों में। ये नेशनल ग्रिड की तरफ से बान किया गया है। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज है यूके की, वो है कोविड केसेस को लेके, कि कोविड केसेस जो हैं यूके में वो बढ़ रहे हैं। हर 35 में से एक पर्सन कोविड से इन्फेक्टेड हो रहा है। यूके से अब हम चलते हैं यूक्रेन रशिया वॉर जोन में, जहाँ पर क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं वो देखते हैं हम। ये हैं जेप्रोजिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के हेड, जिनका नाम है इहोर मुहोरसोव। ये डायरेक्टर जनरल थे जेप्रोजिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के। ये जेप्रोजिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के आप लोकेशन देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर रीजन को, जिसमें 4 प्रोविंस है, खेरसोन, डोनबास वगैरह को, इनको रशिया ने अनेक्स कर लिया है। क्रीमिया को रशिया ऑलरेडी अनेक्स कर चुका है 2014 में। जेप्रोजिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी रशिया के कब्जे में ही है। और इसके जो ये हेड हैं, इहोर मुर्सोव, इनको पहले रशिया के द्वारा, रशियन मिलिट्री के द्वारा इनका अपहरण किया गया। उसके बाद में इनको छोड़ दिया गया, रिलीज कर दिया गया। यूएन के जो एटॉमिक एनर्जी के चीफ हैं, राफेल मरियानो ग्रोसी, इनके द्वारा फिर इस चीज का बताया गया कि इनको रिलीज कर दिया गया है। ये इनके इस कन्फर्मेशन को इन्होंने शेयर किया। इसका कुछ पता नहीं चला कि रशिया ने क्यों इस पर्टिकुलर डायरेक्टर जनरल ऑफ जेप्रोजिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट को क्यों अपहरण किया था, और बाद में क्यों छोड़ दिया गया। इसका कोई भी यूएस की, रशिया की तरफ से कोई भी कमेंट, अभी रशियन मिलिट्री की तरफ से या रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कोई कमेंट नहीं आया इसका। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज है इस पर्टिकुलर रीजन में, जो है लीमेन से रिलेटेड। ये लीमेन आप देख सकते हैं लोकेशन। ये स्ट्रेटेजिक रेलवे हब है ईस्टर्न डोनेस्क रीजन में, ये डोनेस्क रीजन में। और ये यूक्रेन रीजन में, उसी रीजन में अवस्थित है जिसको रशिया ने एनेक्स किया है और अपना रीजन बताया है। इसको यूक्रेन आर्मी के द्वारा रिकैप्चर कर लिया गया दोबारा से। और काफी समय से इस पे फाइट चल रही थी दोनों आर्मी के द्वारा, और फाइनली इसको यूक्रेन के द्वारा कैप्चर कर लिया गया। एक और न्यूज है जो कि मिलिट्री इक्विपमेंट से रिलेटेड है, कि जर्मनी के द्वारा कहा गया है कि जर्मनी, डेनमार्क और नॉर्वे ये यूक्रेन को डिलीवर करेंगे 16 आर्मर्ड होवित्जर, जो कि आर्टिलरी सिस्टम है, ताकि यूक्रेन को इससे मदद मिल सके वॉर में रशिया के खिलाफ। और इन तीनों नाटो मेंबर्स ने एग्री किया है कि जॉइंटली फाइनेंस करेंगे जो स्लोवाकियन जुजानजा 2 गन्स हैं। ये स्लोवाकियन जुजानजा 2 गन्स है, इसको तीनों मिलकर जॉइंटली फाइनेंस करेंगे ताकि यूक्रेन को इससे फाइनली मदद मिल सके। एक और इन्फॉर्मेशन है पोप फ्रांसिस को लेके। पोप ने पहली बार, जब से वॉर शुरू हुई है उसके बाद से, रशियन प्रेसिडेंट को उन्होंने अपील किया है, व्लादिमीर पुतिन को, कि वो इस वॉर को खत्म करें। उनका कहना था कि मेरी अपील रशियन प्रेसिडेंट तक जाती है, और मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि वो ये जो वायलेंस और डेथ का जो स्पाइरल चल रहा है, इसको वो खत्म करें, अपने लोगों के लिए प्रेम के हिसाब से ही खत्म कर दें। उन्होंने यूक्रेन प्रेसिडेंट को भी अपील किया है, जेलेंस्की को, कि आप ओपन रहें किसी भी सीरियस पीस प्रपोजल के लिए। मॉस्को की तरफ से, रशिया की तरफ से जो भी सीरियस पीस प्रपोजल आता है उसको लेके आप ओपन रहें, और फाइनली इस वायलेंस और डेथ का जो स्पाइरल है इसको खत्म करें। ये एब्सर्ड है, और न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। वर्ल्ड, पूरी दुनिया इसी चिंता में है अभी। तो ये एक इम्पोर्टेंट अपील है जो पोप फ्रांसिस की तरफ से आई है, ताकि इस वॉर को, जो कि 8वें या 9वें महीने में चल रही है अपने, इसको खत्म किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, इनके साथ वार्तालाप हुआ। और इसमें जेलेंस्की के द्वारा कहा गया कि वो किसी भी तरह का नेगोशिएशन नहीं करेंगे रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ। जेलेंस्की ने ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बोला है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया इंडिया के सपोर्ट के लिए, यूक्रेन की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए जो इंडिया का स्टैंड रहा है उसके लिए। साथ ही उन्होंने ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को लेके भी कहा है कि वो रेडी हैं गारंटर बनने के लिए ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के लिए।
और इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उनका सपोर्ट चाहिए उनको, मेनली इंडिया का, जो कि क्रूशियल है उनके लिए। साथ ही उन्होंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में और यूएन यूएन में जो कोऑपरेशन है उसको लेकर डिस्कशन किया, और उन्होंने पीएम मोदी को इनवाइट भी किया है कि वो यूक्रेन की विजिट करें। नेक्स्ट न्यूज़ है जो कि इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जिसके बाद से ये यूक्रेन रशिया वॉर का सिनेरियो काफ़ी बदल गया है, वो है क्रीमिया ब्रिज पे जो अटैक हुआ उसको लेके। अगर आप क्रीमिया ब्रिज की लोकेशन देखें, तो ये रशिया का जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो ये आप देख रहे हैं कि ये क्रीमिया का हिस्सा है, ये क्रीमिया को अनेक्स किया था रशिया ने, और रशिया क्रीमिया से अब तो पर्टिकुलर रशिया ने इस पर्टिकुलर रीजन को अनेक्स कर लिया है। तो रशिया अब क्रीमिया तक जाने के लिए इस रास्ते का भी यूज कर सकता है, लेकिन पहले रशिया के लिए यही रास्ता था क्रीमिया तक एक्सेस के लिए। और इस पर्टिकुलर रीजन में यहाँ पर ये क्रीमिया से रशिया के बीच में ब्रिज बनाया गया था। 19 किलोमीटर का ये ब्रिज था जो कि कर्च स्ट्रेट पे बना था, जो कि एक तरफ ब्लैक सी और सी ऑफ एज को जोड़ती है, जो कि लॉन्गेस्ट ब्रिज था ये यूरोप का। और रशिया ने इस ब्रिज को पहले पार्ट को ओपन किया था कार ट्रैफिक के लिए 2018 में, और फिर 2019 में इसमें रेल ट्रैफिक के लिए भी जो शुरू किया गया इसको। ये रेल और रोडवे ब्रिज है मेनली, 19 किलोमीटर का। और ये रशिया का पेट प्रोजेक्ट था, $3.6 बिलियन का, $3.6 बिलियन का प्रोजेक्ट था। और ये सिंबल था मेनली मॉस्को के क्लेम का क्रीमिया पे। इस ब्रिज पे अटैक होता है, और अटैक होने के बाद यूक्रेन की तरफ से, जैसे जेलेंस्की की तरफ से बयान आता है जिसमें कहा गया कि टुडे वाज ए गुड एंड मोस्टली सनी डे ऑन द टेरिटरी ऑफ अवर स्टेट। और ये थोड़ा सा क्लाउडी है क्रीमिया में, ऑल्दो इट वाज आल्सो वार्म। यूक्रेन वांट्स ए फ्यूचर विदाउट ऑक्यूपायर्स थ्रू आउट अवर टेरिटरी इन पर्टिकुलर इन क्रीमिया। इस तरह के स्टेटमेंट आए यूक्रेन ऑफिशियल्स के द्वारा। यूक्रेन जो प्रेसिडेंशियल ऑफिशियल हैं उनके द्वारा स्टेटमेंट आया कि क्रीमिया जो ब्रिज है ये बिगिनिंग है केवल, और जो भी इलीगल है वो डिस्ट्रॉय किया जाएगा, जो भी चुराया गया है वो वापस करना पड़ेगा यूक्रेन को। एवरीथिंग ऑक्यूपाइड बाय रशिया मस्ट बी एक्सपेल। इसी तरह से जो जेलेंस्की पार्टी के पार्लियामेंट्री लीडर है जेलेंस्की की पार्टी के, उनके द्वारा कहा गया कि रशिया का जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है ये गिरना शुरू हो गया है, आग लगना शुरू हो गया है। और रीजन इज सिंपल है कि अगर आप कुछ एक्सप्लोजिव बनाओगे तो सूनर और लेटर इट विल एक्सप्लोड। इस तरह के जब बयान आने लगे क्रीमिया ब्रिज एक्सप्लोजन के बाद, और फाइनली यूक्रेन का जो पोस्टल डिपार्टमेंट है उसके द्वारा इस तरह के सीनरीज लगा दी गई ताकि लोग उसको सेलिब्रेट कर सकें। इसके बाद से तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है जब आप वॉर फ्रंट पे होते हो, और ऐसे में जो जनरल पब्लिक है वो इन सब चीज़ से परे होती है, लेकिन ऑफिशियल्स को, जनरल पब्लिक के ऑफिशियल्स को इस चीज़ों से बचना चाहिए होता है। उसके बाद रशिया की तरफ से स्ट्रॉन्ग कदम कदम लिए गए। रशिया की तरफ से जो व्लादिमीर पुतिन है राष्ट्रपति, उन्होंने एक डिक्री साइन की फटाफट से, जिसमें उन्होंने सिक्योरिटी जो टाइट की उस ब्रिज की, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रीमिया और रशिया के बीच में, और रशिया की जो फेडरल सिक्योरिटी सर्विस है एफएसबी, उसको इस पर्टिकुलर का जिम्मा दिया। साथ ही उन्होंने इस एक्सप्लोजन के कुछ देर बाद ही रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अनाउंस किया गया कि जो एयरफोर्स चीफ हैं जनरल सर्जेई सुरोविकिन, ये अब कमांड करेंगे रशिया ट्रूप को, जो कि यूक्रेन में वॉर के फ्रंट पे है, रशियन ट्रूप्स उसको ये कमांड करेंगे। और ये काफ़ी फेमस है सुरोविकिन, क्योंकि इन्होंने सीरिया में रशियन फोर्सेस को कमांड किया था, और इन पे काफ़ी एक्यूजेशन लगी थी क्योंकि इन्होंने पूरे अलेप्पो सिटी को ध्वस्त कर दिया था बॉम्ब डाल डाल के, बॉम्बार्डमेंट से। फिर व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कहा गया कि इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है जो कर्च स्ट्रेट ब्रिज को गिराया गया है, और ये क्रिटिकली जो इम्पोर्टेंट सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको डिस्ट्रॉय करने की साजिश है। और उनका कहना था कि यूक्रेन सिविल स्पेशल सर्विसेज इसके पीछे हैं, जिन्होंने ये ऑर्डर किया और इसको करवाया गया है। उसके बाद अगले दिन सुबह लगभग 8 बजे के आसपास रशिया की तरफ से एक के बाद एक लगभग 75 मिसाइल्स दागी गई कीव पर, यूक्रेन की कैपिटल पर, और यूक्रेन की कई और सिटीज पर, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हुई और कई सारी प्रॉपर्टीज को नुकसान हुआ, कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ। ओडेसा, निप्रो, लीव और कीव जैसी सिटीज पर ये मिसाइलें दागी गई, और इसका टाइम चूज किया गया सुबह 8 बजे के आसपास का, जिस समय ज़्यादा मूवमेंट होती है लोगों की। जेलेंस्की का बयान आया उसके बाद कि रशिया हमें डिस्ट्रॉय करना चाहता है, हमें वाइप ऑफ करना चाहता है अर्थ से, हमारी पूरी कंट्री को वाइप ऑफ करना चाहता है। और ये पैनिक चाहते हैं, कि चाहते हैं, ये चाहते हैं हमारा एनर्जी सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाए। उनका टारगेट है उन पीपल की, लोगों को खत्म किया जा सके। ऐसे समय में सुबह का समय चूज किया गया है, ऐसा टारगेट चूज किया गया है, स्पेसिफिकली इसीलिए चूज किया गया है जितना ज़्यादा डैमेज हो सके उतना जरूरी है। ये इनका बयान आता है उसके बाद में।
यूएस प्रेसिडेंट फिर जो बाइडेन का बयान आया कि उन्होंने प्रॉमिस किया यूक्रेन को कि वो प्रोवाइड करेंगे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के लिए। साथ ही बयान आया यूएन चीफ का, जिनका कहना था कि ये सही नहीं है, उन्होंने इसको डीप शोक जताया। साथ ही कहा उन्होंने कि सिविलियन मेनली नागरिक ही हैं जिनको हाईएस्ट प्राइस पे करना होता है किसी वॉर में। जो फॉरेन डिफेंस मिनिस्ट्री है रशिया की, उसकी तरफ से कहा गया कि जो गोल था स्ट्राइक का वो हमने अचीव कर लिया है, जो भी डेजिग्नेटेड टारगेट है सभी हिट हुए हैं हमारे मिसाइल्स के द्वारा। पुतिन की तरफ से कहा गया है जो कर्च ब्रिज पे जो अटैक किया गया था ये टेररिस्ट अटैक था, और ये डिस्ट्रक्शन किया गया था सिविल जो क्रिटिकल इंपॉर्टेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रशिया के उसको। और पुतिन की तरफ से कहा गया है अगर इस तरह का एक्ट ऑफ टेररिज्म अगर कंटिन्यू रहता है रशिया के खिलाफ, तो हम वेरी हार्श मैनर में, हम उतने ही कड़े शब्दों में कड़े तरीके से उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। और कि रेस्पॉन्स विल बी द सेम स्केल एज द थ्रेट टू रशिया, जिस तरह का थ्रेट तुम रशिया को दोगे उसी तरह का हमारा रेस्पॉन्स होगा, उससे कम बिल्कुल भी नहीं होगा। और इस बारे में किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए, नो बडी शुड हैव एनी डाउट अबाउट दिस। ये पुतिन के द्वारा सीधा सीधा वार्निंग थी कि जो कर्च ब्रिज पर अटैक किया गया था उसको लेकर रशिया किसी भी हालत में झुकने के लिए राजी नहीं था। और ये लगभग स्पेकुलेशन सबने लगा ली थी जब कर्च ब्रिज पर अटैक हुआ था कि अब रशिया का जो जवाब होगा वो काफी तीखा होगा। ईयू के जो फॉरेन पॉलिसी चीफ है जोसेफ बोरेल, उनके द्वारा से कहा गया कि रशिया का जो एक्ट है इसका 21st सेंचुरी में कोई प्लेस नहीं है। इस तरह के सबके बयान आए। एक और इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट न्यूज है इस पर्टिकुलर रीजन की, जो पुतिन के क्लोजेस्ट अलाई हैं प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको, बेलारूस के जो प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, इन्होंने अपने ट्रूप्स को ऑर्डर किया है कि वो रशियन फोर्सेस के साथ ज्वाइन करेंगे और यूक्रेन की बॉर्डर पर अपने डिप्लॉय करेंगे। क्योंकि उनका कहना है कि जो यूक्रेन है वो बेलारूस बॉर्डर पर अटैक करने की साजिश रच रहा है वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। उसके बाद जब ये चीज़ सामने आई तो ईयू कमीशन की तरफ से बेलारूस को वार्निंग दी गई और उनको कहा गया कि आप तुरंत स्टॉप करें अपनी टेरिटरी को यूज करने के लिए, जो आपने टेरिटरी यूज करने को दी है रशियन सोल्जर्स को, जो एक लॉन्च पैड बन गया है जिससे रिसेंट मिसाइल स्ट्राइक्स हो रही हैं, ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं यूक्रेन सिविलियंस के लिए तरफ। और इस तरह का कोई भी आगे का एक्शन और पर्टिकुलर बेलारूस मिलिट्री का जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो रहा है इस वॉर में बेलारूस लोगों की बेलारूसियन लोगों की इच्छा के विपरीत, ये इसको आप तुरंत रोकें, नहीं तो इसको हम स्ट्रॉन्ग और रेस्ट्रिक्टिव मेजर लिए जाएंगे इसके खिलाफ। उसके बाद जो बेलारूस के जो डिफेंस मिनिस्टर है विक्टर खेरनेन, उनका बयान आता है कि हम पहले भी कह चुके हैं और दोबारा कह रहे हैं कि हमारा जो मेनली काम है रीजनल ग्रुपिंग का, ये डिफेंसिव है मेनली। हम अटैकिंग पोजीशन में नहीं है, हम केवल डिफेंसिव है। हमारा हमें डर है कि यूक्रेन हमारे ऊपर हमारी बॉर्डर पे हमले कर सकता है, इसलिए हम केवल बॉर्डर पे ट्रूप्स लगा रहे हैं। हमारी जो एक्टिविटी जितनी भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं ये मेनली बॉर्डर के पास हो रही है। उसका कारण सिर्फ इतना है कि डिफेंसिव पर्पज के हिसाब से हो रही है। ये बेलारूस के प्रेसिडेंट है। बेलारूस की अगर आप लोकेशन देखें तो बेलारूस मेनली रशिया पे डिपेंडेंट है। बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क, क्योंकि बेलारूस लैंड लॉक्ड कंट्री है और बेलारूस फॉर्मर यूएसएसआर का ही एक उपक्रम है। इसके बाद यूएन जनरल असेंबली में रशिया के जो द्वारा जो अनेक्सेशन किया गया इसके खिलाफ यूएन जनरल असेंबली में एक प्रपोजल आता है। रशिया के द्वारा कॉल किया गया इस पर्टिकुलर प्रपोजल पे कि इस पे जो वोट होंगे वो सीक्रेट बैलेट हो, सीक्रेटली वोट किए जाए। जो कि मेनली प्रपोजल आया था कंडेम करने के लिए मॉस्को को, जो उन्होंने अनेक्स किया है 4 रीजन को यूक्रेन के। रशिया के इस कॉल पे कि इसको सीक्रेट बैलेट किया जाए 107 वोट्स फेवर में पड़े, 13 कंट्रीज ने इसको अपोज किया और लगभग 39 कंट्रीज में इसमें एब्सटेन रही जिन्होंने वोट नहीं किया, और काफी रिमेनिंग कंट्रीज जो थी रशिया और चाइना, इन्होंने वोट ही नहीं किया था। इंडिया ने इसमें पर्टिकुलर वोट किया था रिजेक्ट करने के लिए रशिया की डिमांड को। इंडिया ने रशिया की डिमांड को रिजेक्ट किया कि सीक्रेट बैलेट नहीं होना चाहिए, इसमें पब्लिक वोटिंग होनी चाहिए, पब्लिक बैलेट होना चाहिए रशिया का। उसके बाद से उसके बाद यूएनजीए का ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया। दोबारा से रेजोल्यूशन आता है जिसमें कंडेम किया गया रशिया के एनेक्सेशन को 4 यूक्रेन रीजन में, जो एनेक्सेशन किया गया है रशिया के द्वारा। और इन्होंने सारे यूएन और इंटरनेशनल एजेंसी को अर्ज किया है कि वो रिकॉग्नाइज नहीं करें किसी भी तरीके का जो भी चेंज रशिया के द्वारा किया गया, अनाउंस किया गया बॉर्डर्स को लेके। इसको कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसको बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं करे जब तक कि रशिया इमिडिएटली और अनकंडीशनली इसको रिवर्स नहीं कर सकता इस एनेक्सेशन डिसीजन को। इस पर्टिकुलर रिजोल्यूशन पे 143 मेंबर्स ने वोट किया फेवर में
5 देशों ने अगेंस्ट वोट किया और लगभग 35 कंट्रीज ने एब्सटेन रखा अपने आप को इस रेजोल्यूशन से, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया ने अपने आप को इससे बाहर रखा। जहाँ सीक्रेट बैलेट की बात आई थी तो इंडिया ने उस रेजोल्यूशन पर रशिया के खिलाफ वोट दिया था, लेकिन जब ये वाला रेजोल्यूशन था इसमें इंडिया ने अपने आप को एक्सटेंड किया। जो 4 कंट्रीज थी जिन्होंने रशिया को ज्वाइन किया था इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोटिंग में, वो थी 4 कंट्री। एक बेलारूस जो कि रशिया का एलाई है, एक है नॉर्थ कोरिया, एक है निकारागुआ और एक है सीरिया। नेक्स्ट न्यूज है यूक्रेन से। यूक्रेन में इस वॉर के बाद से पॉवर्टी जो है 10 गुना बढ़ गई है, ऐसा वर्ल्ड बैंक की तरफ से बयान आया है। साथ ही जेलेंस्की की तरफ से एक बयान आता है जिसमें कहा गया है कि यूक्रेन को लगभग $55 बिलियन से $38 बिलियन की जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट ईयर के एस्टिमेट बजट डेफिसिट को कवर करने के लिए। $17 बिलियन अलग से जरूरत पड़ेगी जो रिबिल्ड करने के लिए क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को जो नुकसान पहुंचा है, इंक्लूडिंग स्कूल्स, हाउसिंग, एनर्जी फैसिलिटीज। 25% जो पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी में रह रही है अभी इस साल के अंत तक, जो कि 2% ही थी इस वॉर के शुरू होने के पहले। और उनका कहना था कि ये नंबर बढ़ भी सकता है, 55% तक जा सकता है अगले साल के एंड तक, ऐसा जेलेंस्की का बयान था। आईएमएफ की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टिना जॉर्जीवा, उनकी तरफ से बयान आता है कि यूक्रेन का जो इंटरनेशनल पार्टनर है उन्होंने ऑलरेडी इसको $35 बिलियन के ग्रांट और लोन्स कमिट कर चुके हैं फाइनेंसिंग के लिए यूक्रेन को। और ये फाइनेंसिंग नीड है ये वेरी लार्ज रहने वाली है, 2023 में काफ़ी ज़्यादा बड़ी होने वाली है। साथ ही यूएस की तरफ से जो कि सिंगल बिगेस्ट डोनर है यूक्रेन की मदद करने के लिए, उन्होंने अपने अदर अलाइज को भी पुश किया है कि वो और मदद करें। ट्रेजरी जो सेक्रेटरी है जेनेट येलेन यूएस के, उन्होंने रिसेंट अप्रूवल दिखाया है कि वो कांग्रेस की तरफ से जो रिसेंट अप्रूवल किया गया है लगभग $4.5 बिलियन की जो ग्रांट असिस्टेंट दी जाएगी यूक्रेन को उसके लिए। और उसके अलावा $8.5 बिलियन ऑलरेडी डिस्पर्स किया जा चुका है यूक्रेन को। यूरोपियन यूनियन भी डिस्कशन कर रहा है यूक्रेन को लगभग $17.5 बिलियन की फंडिंग देने के लिए अगले साल तक, जिसमें देश की जो यूक्रेन की नीड्स हैं उसमें लगभग कुछ हद तक पूर्ति हो पाएगी। यूनाइटेड स्टेट की तरफ से कहा गया है कि वो म्यूनिशन और मिलिट्री व्हीकल्स को यूक्रेन भेजेंगे, जो कि उनका नया प्रोग्राम है $725 मिलियन की जो सिक्योरिटी असिस्टेंस पैकेज दिया जा रहा है यूएस के द्वारा यूक्रेन को, उसके तहत, जिसमें यूएस सिक्योरिटी असिस्टेंस होंगे, एंटी रेडिएशन मिसाइल्स होंगी हाई स्पीड की, प्रेसिजन गाइडेड आर्टिलरी होगी, साथ ही मेडिकल सप्लाईज होंगी। और इसके बाद यूएस का जो सिक्योरिटी असिस्टेंस है रशिया ने जब से इन्वेड किया है वो बढ़ के $17.5 बिलियन के आसपास हो जाएगा। ये सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन का ट्वीट है जो कि उन्होंने कहा था। एक और न्यूज़ थी जो कि यूएन की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि यूएन की तरफ से एक रिपोर्ट वेरीफाई की गई थी जिसमें कहा गया था कि 100 से अधिक केसेज आए हैं रेप और सेक्सुअल असोल्ट के यूक्रेन में जब से रशिया ने इन्वेड किया है। और ये रेप और सेक्सुअल असोल्ट के जो केसेज हैं ये कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि मॉस्को फोर्सेज की जो स्ट्रेटजी थी, मिलिट्री स्ट्रेटजी के तहत किए गए थे ये डेलिब्रेट टैक्टिक थी डीह्यूमनाइज करने के लिए उन विक्टिम्स को, ऐसा यूएन एनवॉय प्रमिला पैटर्न के द्वारा कहा गया है। इस पे जब इंक्वायरी होगी तो फाइनली पता होगा कितना सही है कितना नहीं। रशिया की जो सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्यूटी हैं सेक्रेटरी एलेक्जेंडर बेनेडिक्टोव, उनके द्वारा कहा गया कि यूक्रेन वेल अवेयर है कि यूक्रेन की जो एप्लीकेशन है फास्ट ट्रैक करने की नाटो मेंबरशिप के लिए, ये गारंटीड रूप से एस्केलेशन कर देगी वर्ल्ड वार 3 के। अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बनता है तो गारंटीड रूप से ये फिर वर्ल्ड वार 3 की तरफ दुनिया चल पड़ेगी, क्योंकि किसी भी केस में रशिया की पोजीशन कभी भी चेंज नहीं हो सकती। रशिया की सिंपल पोजीशन है कि यूक्रेन अगर नाटो में जाता है और किसी भी अलायंस ग्रुप में जाता है यूएस के अंडर, तो ये हमें एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं होगा। इस बयान के बाद फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इनका बयान आता है, इमैनुअल मैक्रोन का। इनका कहना है कि हम वर्ल्ड वॉर नहीं चाहते हैं, हम केवल यूक्रेन की मदद कर रहे हैं ताकि यूक्रेन रजिस्ट करे अपनी जमीन पर। और रशिया को अटैक करने के लिए हम नहीं हेल्प नहीं कर रहे यूक्रेन को, हम केवल यूक्रेन को हेल्प कर रहे हैं कि यूक्रेन जो रशिया के द्वारा अटैक किया गया है उसको रजिस्ट करे और पुतिन इस वॉर को तुरंत खत्म करें, यूक्रेन की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको रेस्पेक्ट करें, तो वर्ल्ड वॉर 3 की कोई नौबत नहीं आएगी। ये इमैनुअल मैक्रोन का प्रेसिडेंट का बयान आया। यूक्रेन की तरफ से रिपोर्ट किया गया है कि रशिया के जो द्वारा जो अटैक किए गए हैं उसमें ईरानियन जो शहीद 136 ड्रोन्स हैं जिनको कि कमिकेज ड्रोन्स कहा जाता है, इनके द्वारा इनका यूज किया गया है काफी ज्यादा। और ईरान ने मना किया है, ईरान ने डिनाई किया है कि हमने ऐसा कोई सप्लाई नहीं की है ड्रोन्स की रशिया को, क्योंकि रशिया की तरफ से कमेंट इस पर कुछ पर्टिकुलर नहीं आया है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान किसी की साथ नहीं है और कोई वेपन प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है यूक्रेन की वॉर में हमारे द्वारा। और हमारा मानना है, ईरान की तरफ से कहा गया है कि हमारा मानना है कि दोनों साइड में से किसी को भी आर्म देना या आर्मिंग करना
ये क्राइसिस को, इस वॉर को और ज़्यादा बढ़ा देगा। ऐसे में हम कुछ भी, वी हैव नॉट कंसिडर्ड एंड डू नॉट कंसिडर वॉर टू बी द राइट पाथ आइदर इन यूक्रेन और इन अफगानिस्तान, सीरिया और यमन। कि हम ना यूक्रेन में वॉर बढ़ाना चाहते हैं, ना अफगानिस्तान में, ना सीरिया में, ना यमन में। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है हुसैन अमीर अब्दुल्लान, उनकी तरफ से कहा गया है कि हमारा डिफेंस कोऑपरेशन है रसिया के साथ, ये सच्चाई है, लेकिन हमारी पॉलिसी है यूक्रेन की वॉर को लेकर कि हम वेपन्स नहीं भेजेंगे कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज को, और हम चाहते हैं कि वॉर रुके और लोगों का डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लोगों का पलायन हो रहा है, इसको रोका जाए। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज है यूक्रेन रशिया रिलेशन से रिलेटेड, कि पोलिश ऑपरेटर पर्न ने, पोलैंड के जो ऑपरेटर हैं, ऑयल ऑपरेटर हैं, इन्होंने एक लीक डिटेक्ट की है किसमें, द्रुजबा सिस्टम पाइपलाइन में। ये द्रुजबा सिस्टम पाइपलाइन रशिया से यूक्रेन, ये सॉरी, यूरोप में जाती है, जो कि बेलारूस में भी जाती है, इधर पोलैंड में भी जाती है, जर्मनी में जाती है, रोमानिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, यूक्रेन होती हुई। इसमें पर्टिकुलर लीक डिटेक्ट किए। ऑलरेडी पहले जो डेनमार्क के पास में नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन थी, गैस पाइपलाइन थी नॉर्ड स्ट्रीम, उसमें लीक डिटेक्ट हुए थे। अब दोबारा से द्रुजबा सिस्टम पाइपलाइन में लीक डिटेक्ट करने की बात की गई है पुलिस ऑपरेटर के द्वारा। इसके कॉजेज क्या हैं लीक के, वो अननोन है अभी तक। और ये लगभग पोलिस सिटी है, प्लोक प्लोक सिटी है यहाँ पे, पोलिस पोलैंड में, इसके पास में डिटेक्ट किए गए हैं। ये द्रुजबा जो ऑयल पाइपलाइन है, इसका नाम होता है रशियन में, इसको फ्रेंडशिप बोलते हैं। और ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सप्लाइंग रशियन ऑयल पाइपलाइन है, जो कि मोस्टली सेंट्रल यूरोप को, जिसमें जर्मनी आ गया, पोलैंड आ गया, बेलारूस, हंगरी, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया को सप्लाई की जाती है। और जो इसमें दो पाइपलाइन है मेनली, जो दूसरी पाइपलाइन है वो अभी ठीक है, जिसपे कोई भी तरह का लीक डिटेक्ट नहीं हुआ है, वो नॉर्मल काम कर रही है। बाकी एक पाइपलाइन में लीक डिटेक्ट हुआ है, तो ये अपने लिए, अपने आप में यूरोप के लिए काफ़ी चिंताजनक बात है, क्योंकि यूरोप ऑलरेडी एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहा है इस वॉर के बाद से। और जब तक ये वॉर चलेगा और आने वाली विंटर्स में यूरोप के लिए एनर्जी क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है, जो कि काफ़ी समस्या, और रशिया भी शायद उसी विंटर का ही इंतजार कर रहा है, ताकि यूरोप इतना क्रिपल हो जाए एनर्जी क्राइसिस से कि इस वॉर को फंड ही नहीं कर सके और फाइनली रशिया जीत जाए। यूक्रेन से अब हम चलते हैं नॉर्थ कोरिया, जापान, साउथ कोरिया रीजन में। वहाँ पर क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं वो देखते हैं। अगर हम लोकेशन देखें तो ये नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया की लोकेशन है। ये जापान की लोकेशन आप देख सकते हैं, ये सी ऑफ जापान है। ये कोरिया स्ट्रेट है, जापान के क्यूशू आइलैंड और साउथ कोरिया के बीच में। ये सखालिन आइलैंड है, और सखालिन आइलैंड और रशिया मेनलैंड के बीच में है स्टेट ऑफ ताजरे। ये सखालिन आइलैंड रशिया का आइलैंड है, और सखालिन और होक्काइडो आइलैंड के बीच में है ला पेरोजे स्ट्रेट। नॉर्थ कोरिया के द्वारा यहाँ सर, नॉर्थ कोरिया के द्वारा अभी पहली बार 5 साल में, पहली बार, फर्स्ट टाइम इन 5 ईयर्स, एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर की गई जापान के ऊपर से। और उसके बाद जापान के द्वारा वार्निंग दी गई, अपने रेजिडेंट्स को कवर लिया गया। जो ट्रेन ऑपरेशंस है नॉर्दर्न जापान में, उसको टेम्पररी सस्पेंड कर दिया गया। जापान के द्वारा कहा गया कि इसकी रेंज 4600 किलोमीटर थी, और ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है नॉर्दर्न कोरियन टेस्ट फ्लाइट के द्वारा अब तक। और ये यहाँ से नॉर्थ कोरिया के द्वारा यहाँ से लॉन्च की गई, जापान के ऊपर से इसको लॉन्च किया गया। लगभग सुबह 7:30 बजे के आसपास इसको लॉन्च किया गया, 4 अक्टूबर को। लास्ट वीक यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ कोरिया और जापान के द्वारा ट्राइलेटरल एंटी सबमरीन एक्सरसाइज हुई थी इस पर्टिकुलर रीजन में, जिसमें यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर ने भी शिरकत की थी। और उसके बाद ये पर्टिकुलर जापान के ऊपर से मिसाइल दागी गई नॉर्थ कोरिया के द्वारा। नॉर्थ कोरिया के द्वारा उसके बाद 12 वार प्लेन्स को इसकी बॉर्डर के पास, साउथ कोरिया के बॉर्डर के पास उड़ाया गया ऊपर, जिसके बाद से साउथ कोरिया के द्वारा भी प्रॉपर तैयारी की गई। साउथ कोरिया और यूएस मिलिट्री के द्वारा उसके बाद नॉर्थ कोरिया के इस पर्टिकुलर एग्रेशन के बाद कई मिसाइल लॉन्च की गई समुद्र में, जिसमें एटीसीएमएस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को छोड़ा गया, ताकि स्ट्राइक किया जा सके वर्चुअल टारगेट को, ये दिखाने के लिए प्रिसाइसली। नॉर्थ कोरिया जो कि ये ब्लैंकेट प्रोटेक्शन यूज करता है, ऐसा यूएस एम्बेसडर जो यूएन में है, उनके द्वारा बोला गया कि नॉर्थ कोरिया को जो ब्लैंकेट प्रोटेक्शन मिलती है, इनडायरेक्टली उन्होंने नाम नहीं लिया चाइना रशिया का, पर नाम नहीं लिए बिना बोला कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 2 मेंबर्स हैं, उनके द्वारा नॉर्थ कोरिया को एक ब्लैंकेट प्रोटेक्शन दी जाती है। किसी भी तरह के प्रपोजल पर वीटो कर दिया जाता है, जो कि सीधा सीधा रशिया और चाइना के लिए संदेश था। उनका कहना था कि इन शॉर्ट 2 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल हैव इनेबल्ड किम जोंग उन। केवल 2 सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, जिसकी वजह से किम जोंग उन इतना ज़्यादा उछल रहे हैं। बाकी नहीं तो किम जोंग उन इतना ज़्यादा हिमाकत नहीं करते नॉर्थ कोरिया के द्वारा।
कहा जाता है कि जो यूएस साउथ कोरिया की मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये मेनली इन्वेड करने के लिए कंट्री में, इसीलिए नॉर्थ कोरिया के द्वारा ये मिसाइल्स लॉन्च की जा रही है, जवाब दिया जा रहा है। नॉर्थ कोरिया का कई बार कहना है कि यूएस इस पर्टिकुलर रीजन से दूर रहे, यहाँ पर इन्वेड करने की कोशिश नहीं करे। नॉर्थ कोरिया से अब हम चलते हैं चाइना ताइवान रिलेशन को देखते हैं। ताइवान की अगर आप लोकेशन देखें, ये ताइवान स्ट्रेट है, चाइना मेनलैंड है, ये ताइवान आइलैंड है। ताइवान की राजधानी है ताइपेई, नॉर्दर्न ताइवान में। ये ईस्ट चाइना सी है, यहीं पर फिलीपींस सी है, और ये वाशी चैनल है जो कि फिलीपींस सी से आपको साउथ चाइना सी में लेके आता है। यहीं पर है लूजोन स्ट्रेट जो कि फिलीपींस के लूजोन आइलैंड और ताइवान के बीच में है। ताइवान के द्वारा अपना पहला इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़ चैनल को लॉन्च किया गया है, ताइवान प्लस, जो कि लाइफस्टाइल एंटरटेनमेंट टेलीविजन चैनल है। और ये मेनली लॉन्च किया गया ताइवान गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो ताइवान इशू है इसके बारे में दुनिया को बताया जा सके। ये पहला इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़ चैनल है ताइवान का। ताइवान की जो स्टोरी है, ताइवान का जो इशू है, ताइवान की जो पर्टिकुलर भावना है, उसके बारे में दुनिया को, जगत को बताया जा सके कि ताइवान किस तरह से काम करता है, क्या ताइवान का इश्यू है मेनली चाइना को लेके, जिसके बारे में दुनिया अनअवेयर है। और ये चाइना का जो प्रोपेगेंडा न्यूज़ चैनल चलता है, उसको भी काउंटर करने का काम करेगा। ये ताइवान की जो प्रेसिडेंट है, इनका कहना है कि उनको उन्होंने सीधा-सीधा चाइना को वार्न किया है कि मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ बीजिंग अथॉरिटीज़ को कि आर्म्ड कन्फ्रंटेशन कोई ऑप्शन नहीं है दोनों साइड्स के लिए। अगर रेस्पेक्ट करना कमिटमेंट ऑफ ताइवानीज़ पीपल, ताइवान जो लोग हैं, उनकी सॉवरेनिटी, उनकी डेमोक्रेसी को, उनकी फ्रीडम को रेस्पेक्ट करना, रेस्पेक्ट किया जाए तो ही फाउंडेशन बन सकती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन हो सकता है दोनों देशों के बीच में, ऐसा इन ताइवान प्रेसिडेंट का कहना है। जब से रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया है, तब से ताइवान को लेके काफ़ी ज़्यादा शंकाएँ जताई जा रही हैं दुनिया में कि चाइना भी ऐसा ही अटैक ताइवान पे कर सकता है, और चाइना ने इस चीज़ को कभी नकारा नहीं है। चाइना ने कभी नहीं कहा है कि वो ताइवान पे अटैक नहीं करेगा। चाइना की ऐसी कोई पॉलिसी, चाइना ने हमेशा ये प्रेशराइज़ किया है कि वो ताइवान के साथ कंस्ट्रक्टिव टॉक के मुद्दे पे बात करेगा। वन नेशन टू मॉडल्स की बात चाइना करता है, लेकिन चाइना ने इस बात चीज़ को कभी नहीं नकारा है कि चाइना ताइवान पे अटैक नहीं कर सकता। और जब से रशिया के द्वारा यूक्रेन पे अटैक किया गया है, तब से इस चीज़ की संभावना काफ़ी बढ़ गई है कि चाइना के द्वारा ताइवान पे अटैक किया जा सकता है। इसीलिए इस पर्टिकुलर रीजन में, ताइवान स्ट्रेट वाले रीजन में, यूएस की एक्टिविटी बढ़ गई है, चाइना की एक्टिविटी बढ़ गई है। ताइवान के द्वारा कहा गया है कि ताइवान मास प्रोडक्शन कर रहा है प्रेसिजन मिसाइल्स का, हाई परफॉर्मेंस नेवल वेसल का, और स्मॉल जो हाईली मोबाइल वेपन्स हैं उनको एक्वायर कर रहा है, ताकि ताइवान फुल्ली प्रिपेयर रहे किसी भी तरह के एक्सटर्नल मिलिट्री थ्रेट से, ऐसा ताइवान के प्रेसिडेंट का कहना है। ताइवान से अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज, थाईलैंड की ओर। थाईलैंड की अगर हम लोकेशन देखें तो ये थाईलैंड की लोकेशन है, गल्फ ऑफ थाईलैंड यहाँ पर अवस्थित है। थाईलैंड की बॉर्डर लगती है कंबोडिया से, लाओस से, इधर म्यांमार से। ये आप देखें म्यांमार की लोकेशन। और यहीं पर है इस्थमस और करा करा इस्थमस। यहीं से क्रा कैनाल, जिसको क्रा कैनाल बोलते हैं, इस्थमस ऑफ क्रा से निकाला जा रहा है थाईलैंड में, ताकि जो ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का होके, साउथ चाइना सी होके जो शिप्स जाते हैं, उनको डायरेक्टली एक्सेस मिल सके, और बहुत ज़्यादा जो फ्यूल्स पे और टाइम की जो सेविंग हो सके। ये बैंकॉक राजधानी है थाईलैंड की, जो कि गल्फ ऑफ थाईलैंड में अवस्थित है इधर। थाईलैंड की न्यूज है गन वायलेंस को लेके कि थाईलैंड का ये एक स्कोप है। इन्होंने अभी एक बच्चों का जो डे केयर सेंटर होता है, उसमें घुस के लगभग 38 लोगों की को जान ले ली, जिसमें लगभग 22 तो बच्चे थे। और ये उठाई सिवन नोंग बुआलम्फू प्रोविंस है थाईलैंड का। अगर आप उसकी लोकेशन देखें तो इस जगह ये प्रोविंस है, यहाँ पर ये पर्टिकुलर घटना घटित हुई है। थाईलैंड पुलिस की तरफ से कहा गया है कि ये एक स्कोप है, ड्रग के नशे में भी था। ये मास शूटिंग्स जो होती हैं, ये वैसे तो रेयर है थाईलैंड में, ऐसा जनरली होती नहीं है, लेकिन 2020 में भी एक सोल्जर ने एंग्री होकर लगभग 29 लोगों को मार दिया था। थाईलैंड में जो गन ओनरशिप है, वो भी काफ़ी हाई है, लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा गन ओनरशिप है। और साथ ही थाईलैंड में जो इलीगल वेपन्स हैं, उनकी स्मगलिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके फिगर्स भी नहीं है ऑफिशियली। ऐसे में थाईलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं पृथ्वी चान ओचा, उन्होंने ऑर्डर किया है कि ये ड्रग्स का और ये जो गन वायलेंस हो रही है, इस पर क्रैकडाउन किया जाए, और इनको रोका जाए, ग्रेटर फोकस दिया जाए रिहेबिलिटेट करने के लिए एडिक्ट्स को, ताकि इस तरह की कोई मास किलिंग दोबारा से घटित ना हो। नेक्स्ट न्यूज है इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया चलते हैं हम। इंडोनेशिया की अगर हम लोकेशन देखें तो ये इंडोनेशिया की लोकेशन है, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है।
मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में, जिससे आप अंडमान सी से साउथ चीना सी में आ सकते हो। ये जावा सी है, यहीं पर है सुंडा आइलैंड्स, ये सुमात्रा है, सुमात्रा जावा, ये तिमोर, ये ईस्ट तिमोर दूसरा देश है, ये लेजर सुंडा आइलैंड है मेनली इंडोनेशिया का। और जावा में पर्टिकुलर इस जगह की इंफॉर्मेशन है जहाँ की हम चर्चा करेंगे अभी। ये बांडुंग है जावा आइलैंड पे, जहाँ पे बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुई थी नॉन अलाइंड मूवमेंट की। ये जकार्ता राजधानी है जावा आइलैंड पे इंडोनेशिया की। लगभग 174 लोगों की मृत्यु हुई है कहाँ पर? इंडोनेशिया के कंजुरजान स्टेडियम में, जो कि जावा प्रोविंस में मलंग सिटी में पड़ता है, जिसकी लोकेशन अभी हमने देखी। ये इस जगह पर्टिकुलर इस जगह जावा आइलैंड पे। और इसमें ये हुआ था मेनली, जो फुटबॉल का मैच चल रहा था उसमें क्लेश हुए सपोर्टर्स के बीच में, पहले क्लेश हुआ दोनों के बीच में, उसके बाद पुलिस की तरफ से क्रैकडाउन किया गया। उस भगदड़ में लगभग 174 लोगों की मौत होगी स्टैम्पेड में। एक और इन्फॉर्मेशन है इंडोनेशिया की, कि इंडोनेशिया के द्वारा जो गैम्बिया में 60-70 बच्चों की मृत्यु हुई थी इंडियन मेड कप सिरप्स के द्वारा, उसको बैन कर दिया गया इंडोनेशिया के द्वारा भी। ये जो स्टैम्प पैड है, ये मतलब इंडोनेशिया के लिए नया नहीं है, ये कई जगह है। सितंबर 2008 में अगर हम देखें तो 168 लोगों की मौत हुई थी जोधपुर इंडिया में, एक मंदिर में स्टैम्प पैड में। ऐसे ही 2010 में जर्मनी में भी इस तरह से 21 लोगों की मौत हुई थी लव परेड म्यूजिक फेस्टिवल में। 2010 नवंबर में कंबोडिया की जो कैपिटल है phnom पे, उसमें 350 लोगों की मौत हुई थी इसी तरह के फेस्टिवल में। ये मेनली पब्लिक अवेयरनेस का काम है, और ये पब्लिक डीलिंग का काम है, कि एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से काम करे कि इसको मैनेज करना, इतनी भीड़ को मैनेज करना, ये अपने आप में एक बड़ा टास्क होता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ऐसे में इस तरह की घटनाओं को रोकना, इनको अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2013 में ऐसा ब्राज़ील में लगभग 200 लोगों की मृत्यु हुई थी। 2015 में इसी तरह से सऊदी अरेबिया में, जो कि बहुत बड़ा हादसा हुआ था, इसमें लगभग 2500 मुस्लिम पिलग्रिम्स, जो मुस्लिम श्रद्धालु थे, जो कि हज की यात्रा पे गए थे, उनकी मृत्यु हुई थी 2015 में। ऐसे ही 2021 में इजराइल में भी ऐसी घटना हुई थी, जो कि एनुअल जो माउंट मेरियन पिलग्रिमेज फेस्टिवल होता है, वहाँ पे 45 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो इस तरह के स्टैम्पेड कोई ऐसा नए नहीं है किसी एक देश के लिए। इंडोनेशिया से अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूजीलैंड की तरफ। न्यूजीलैंड की अगर हम लोकेशन देखें तो ये न्यूजीलैंड की लोकेशन है मैप पे। ये कुक स्ट्रेट है, ये वेलिंगटन जो न्यूजीलैंड की कैपिटल है अवस्थित है। ये नॉर्थ आइलैंड है यहीं पर, ये साउथ आइलैंड है न्यूजीलैंड का। ये साउदर्न आल्प्स है न्यूजीलैंड में। और क्वींसटाउन अगर आप देखें तो ये क्वींसटाउन है यहाँ पर नीचे। ये स्टीवर आइलैंड है, जो कि साउथ वेस्ट केप बोलते हैं इसको। और ये जो न्यूज है न्यूजीलैंड की, ये न्यूजीलैंड के पास में इस जगह पे एक आइलैंड है, जिसका नाम है चैंथम आइलैंड। यहाँ पर 500 पायलट वेल्स मिली है मृत प्रायावस्था में। और मास स्ट्रेंडिंग का ये बहुत बड़ा उदाहरण है न्यूजीलैंड में दिखाया, जो पहले 250 पायलट वेल्स मिली थी चैथम आइलैंड पे, उसके बाद 240 और ऐसी वेल्स मिली पिट आइलैंड पे, गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया। अगर इसकी लोकेशन देखें तो ये न्यूजीलैंड की लोकेशन है, चैथम आइलैंड यहाँ पर है, न्यूजीलैंड से काफी दूर है, न्यूजीलैंड का आइलैंड है। यहाँ पे लगभग 500 पायलट वेल्स की मृत अवस्था में प्राप्ति हुई है। और ये लोकेशन काफी दूर है न्यूजीलैंड से, ऐसे में इनको रेस्क्यू ऑपरेशन भी काफी पॉसिबल हो गया था, बिकॉज ऑफ फियर ऑफ शार्क्स। और पिछले ही महीने लगभग 200 पायलट वेल्स इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के एक रिमोट बीच पे वेस्टर्न तस्मानिया में ही मृत मिली थी। तो इस तरह ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन है, कि इस तरह से पायलट वेल्स का ये इतनी ज़्यादा संख्या में जो मृत्यु हो रही है, उसका कारण क्या है? अगर हम देखें यूएन आईयूसीएन पे इसकी कंडीशन, तो लीस्ट कंसर्न माना जाता है पायलट वेल्स को। 2017 में भी इसी तरह की मास ट्रेंडिंग हुई थी लगभग, जिसमें 700 पायलट वेल्स मृत अवस्था में मिली थी। पायलट वेल्स की बात करें तो दो तरह की पायलट वेल्स होती है, एक स्मॉल पायलट वेल्स, एक लार्ज पायलट वेल्स। जो स्मॉल पायलट वेल्स है, वो पर्टिकुलर इस रीजन में चलती हैं, ये जो ग्रीन वाला रीजन है इस रीजन में। और ये ब्लू रीजन में मिलती हैं आपको लार्ज पायलट वेल्स। तो ये न्यूजीलैंड वाले रीजन में जो मिली हैं, ये स्मॉल पायलट वेल्स हैं, यहाँ पर जिनकी मास ट्रेंडिंग हुई से। वैज्ञानिकों का कहना है, वो मेनली इस चीज़ को समझ नहीं पाते फुल्ली, कि ये मास ट्रेंडिंग हो क्यों रही है, लेकिन कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि ये जो पोर्ट्स होते हैं, ये ऑफ ट्रैक हो जाते हैं शोर से, तट से। उसका कारण है, एक कारण बताया जाता है कि ये स्ट्रेंडिंग होने का, कि जो मरीन बायोलॉजिस्ट हैं वो बताते हैं कि
जो मेमल्स हैं इनके जो इनर ईयर होते हैं, इनके जो प्रिंसिपल जो नेविगेशन का काम करते हैं, सोनार का काम करते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं नॉइज पोल्यूशन की वजह से। और नॉइज पोल्यूशन की वजह से जब ये इनर ईयर डैमेज हो जाते हैं, तो इन्हें पता नहीं होता कि इन्हें पोर्ट्स के बाद किधर ऑफ ट्रैक, किधर की तरफ जाना है। और ऐसे में ये ऑफ ट्रैक हो जाते हैं और ये काफी नजदीक आ जाते हैं शोर्स के, तटों के, और इस वजह से इनकी मृत्यु होने लग जाती है। पायलट वेल के लिए कहा जाता है कि ये लगभग 6 मीटर तक, लगभग 20 फीट तक बड़ी हो सकती है। और ये हाईली सोशिएबल होती है, काफी ज्यादा सोशिएबल होती है, सामाजिक होती है। और ये पोडमेट्स को फॉलो करती हैं। न्यूजीलैंड के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो कि आज की हमारी लास्ट न्यूज है। पाकिस्तान की अगर लोकेशन देखें तो ये हिंदू कुश पर्वतमाला है, नॉर्दर्न एरियाज है। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो कि भारत का अंग है। यहीं पे आप देखें खैबर पास है। ये पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। इंडस रिवर सिस्टम आप देख ही रहे हैं। ये सिंध वाला रीजन है, ये बलूचिस्तान प्लेटू है, बलूचिस्तान रीजन है। पाकिस्तान में जो बाढ़ आई थी, फरवरी मार्च से जो बाढ़ चल रही थी, उसके बाद उसमें लगभग 1700 लोगों की जान चली गई। हाईएस्ट डेथ जो रिकॉर्ड हुई वो हुई सिंध में, बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में। ये सिंध वाले रीजन में, बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा वाले रीजन में मेनली ये ज्यादा हाईएस्ट डेथ रेट हुई। और उसके बाद से, ये बाढ़ के बाद से जो बाढ़ का पानी भरा हुआ है, उसकी वजह से डेंगू और मलेरिया के केस काफी बढ़ने लग गए। अब तक लगभग 70-68 लोगों की जान चली गई है डेंगू में, और लगभग 30,000 केस आ चुके हैं डेंगू के। सबसे ज्यादा केस आए हैं सिंध रीजन से, इस पर्टिकुलर सिंध रीजन से सबसे ज्यादा केस आए हैं, क्योंकि बाढ़ वाला रीजन यही था, इंडस रिवर वाला। लगभग 888 जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो डैमेज हो चुकी हैं देश की। 180 जो कंप्लीट डैमेज हो चुकी हैं। लगभग 57-58 लाख लोग फ्लड अफेक्टेड एरियाज में रह रहे हैं, और जिनको काफी ज्यादा फूड क्राइसिस है सितंबर से नवंबर के बीच में, ऐसा यूएन ऑफिस ऑफ कोऑर्डिनेशन ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स का कहना है। अगर आप लोकेशन देखें तो ये बलूचिस्तान वाला रीजन है, ये सिंध है, ये पंजाब वाला रीजन है, ये गिलगित बाल्टिस्तान वाला रीजन है, जो कि मेनली पीओके वाला रीजन है, ये खैबर पख्तूनख्वा वाला रीजन है। डब्ल्यूएचओ ने भी वन किया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, कि लगभग 27 लाख लोग मलेरिया केसेस आ सकते हैं 32 डिस्ट्रिक्ट में जनवरी जनवरी 2023 तक पाकिस्तान में। और लगभग 6 लाख लोग रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं अभी। 25,000 के आसपास स्कूल डैमेज हो चुके हैं। पाकिस्तान के द्वारा एस्टिमेट किया गया है कि जो डैमेज हुआ है उसकी कॉस्ट लगभग $30 बिलियन के आसपास हो सकती है। और गवर्नमेंट ने और यूनाइटेड नेशन ने, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने यूएन ने ब्लेम किया है क्लाइमेट चेंज को लेके, कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सब कुछ हुआ है, जिसका कारण वेस्टर्न कंट्रीज है मेनली। इसके बाद जो रिलीफ दी गई पाकिस्तान को, जो रिलीफ आ रही है वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, डेवलप कंट्रीज द्वारा, इसमें जो काफी करप्शन हुआ और लूटिंग हुई, इसको लेके सॉरी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से बयान आता है कि ये ऐसी चीज है जिसको हम काफी सीरियसली लेते हैं, न केवल पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के कहीं भी देश में, क्योंकि जो अमेरिकन टैक्स पेयर की मनी है वो इस तरह से लूटी जाए या करप्ट रूप से निकाली जाए, जो कि हमने ह्यूमैनिटेरियन अफेयर के लिए दी थी, ह्यूमैनिटेरियन इंटरेस्ट के लिए दी थी। तो ये ऐसा केस बनता है जिसके, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको हम कभी भी लुक आफ्टर नहीं करते। ऐसे में यूएस की तरफ से ये स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है पाकिस्तान को कि इसको रोका जाए। उसके बाद पाकिस्तान के द्वारा इस पर डिजिटाइजेशन किया जाना शुरू किया गया है, ताकि इसको रोका जा सके। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि यूएस के द्वारा लगभग 56.5 बिलियन डॉलर फ्लड रिलीफ के लिए और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, मानवीय सहयोग के लिए पाकिस्तान को उपलब्ध कराए गए इस साल। और उसके अलावा $10 मिलियन फूड सिक्योरिटी असिस्टेंस दिया गया है यूएस को। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज है पाकिस्तान की, ये यूएन एम्बेसडर हैं, डोनाल्ड ब्लेम, डोनाल्ड ब्लूम। ये पाकिस्तान में यूएसए के एम्बेसडर हैं। और इन्होंने अभी रिसेंट विजिट किया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले रीजन में, पीओके वाले रीजन में, जहाँ पे इन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को आज़ाद जम्मू कश्मीर के रूप में कई बार मेंशन किया। इसको लेके इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा विरोध जताया गया। साथ ही एक और न्यूज आती है जो F-16 फाइटर को लेके थी, जो कि $450 मिलियन का अपग्रेड पैकेज दिया गया था यूएसए के द्वारा पाकिस्तान F-16 फाइटर को, पेंटागन के द्वारा जो अनाउंस किया गया था। उसी के बाद अभी कुछ दिन पहले यूएस के द्वारा एक ट्रेवल एडवाइजरी जारी की गई उसके यूएसए सिटीजन्स के लिए, जो कि इंडिया में ट्रेवल कर रहे थे, जिनको कहा गया था कि वो जम्मू कश्मीर और पर्टिकुलर इस रीजन में जहाँ पे सिविल अनरेस्ट और टेररिज्म वाली घटनाएं हो सकती हैं, इस इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर ही रहे, इस पर्टिकुलर रीजन में नहीं जाए। तो यूएस के द्वारा कंटिन्यूअसली पाकिस्तान को कैटर किया जा रहा है। यूएस के द्वारा अपने जो पुरानी टैक्टिक्स थी उसको दोबारा से खेलना शुरू कर दिया गया है यूएस के द्वारा।
यूएस रिवॉर्ड भी कर रहा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के द्वारा जो वेपन और एम्यूनेशन सप्लाई यूक्रेन भेजी गई है ब्रिटिश C-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट विमान से, रोमानिया रूट से। और यूएस ने जिस तरह से मार्च 2004 में पाकिस्तान को मेजर नाटो एलाई के रूप में डेजिग्नेट किया था, तब भी इंडिया को इन्फॉर्म नहीं किया था, और अभी भी जब F-16 पैकेज दिया था तब भी इंडिया को इन्फॉर्म नहीं किया था। लेकिन इंडिया की डेमोक्रेसी की अच्छी बात यही है कि इंडिया के द्वारा अब पहले की तरह सॉफ्ट स्टैंड नहीं लेके एग्रेसिव स्टैंड लिया जा रहा है। और इस चीज का सीधा सीधा असर दिखता है। जब F-16 पैकेज की बात आई थी तो डॉक्टर एस जयशंकर ने काफी स्पष्ट शब्दों में इस चीज को यूएस के सामने रखा था, जिसके बाद यूएस के को सफाई भी देनी पड़ी इस चीज को लेके कि ये एक केवल मेंटेनेंस पैकेज है, ना कि कोई नई डील है। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज है कि पहली बार कई सालों के एफर्ट के बाद दो कांग्रेसमैन आर ओ खन्ना और स्टीव चैवोट के द्वारा यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक बिल टेबल किया गया, रेजोल्यूशन टेबल किया गया, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी को डिक्लेयर किया गया, उनके जो एक्शन किया गया था बंगाली और हिंदूज पे 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वार के समय, उसको जेनोसाइड माना गया, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी मानते हुए उसको लेवल किया गया। और बांग्लादेश ने ऑलरेडी मार्च 25 को नेशनल जेनोसाइड डे मनाना शुरू कर दिया है, उसको घोषित कर दिया था। इसी तरह से एक न्यूज थी बाइडेन के द्वारा, जो बाइडेन ने पाकिस्तान को अभी हाल ही में पाकिस्तान को एक वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशन के रूप में डिस्क्राइब किया इन द वर्ल्ड। उनका कहना था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स को होल्ड करता है विदाउट एनी कोहेशन, और पाकिस्तान वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशन है इन द वर्ल्ड। इसके बाद से पाकिस्तान का स्टेटमेंट आता है कि पाकिस्तान इज ए रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट और परफेक्टली कैपेबल है सेफ गार्ड करने के लिए अपने नेशनल इंटरेस्ट को, और अवर न्यूक्लियर प्रोग्राम इज इन नो वे थ्रेट ऑफ एनी कंट्री लाइक ऑल इंडिपेंडेंट स्टेट्स। इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं। तो यूएस की जो मेनली पॉलिसी चल रही है वो एक तरीके से इंडिया को भी कैटर कर रही है, जहां उन्हें लगता है इंडिया को कि इंडिया को कैटर कर रही है, तो यूएस अपनी ओल्ड टैक्टिक्स, जो ओल्ड बुक्स टैक्टिक्स है, उसी के तहत काम कर रहा है, जिसमें वो पाकिस्तान को कैटर कर देता है जहां उन्हें करना होता है, क्योंकि उनके लिए पाकिस्तान, जब उन्हें यूक्रेन में सप्लाई भेजनी होती है तो वो पाकिस्तान ही जैसा ही देश देखते हैं जिसका कोई स्टैंड नहीं होता। लेकिन जहां उन्हें इंडिया को कैटर करना होता है तो वो एक इस तरह का स्टेटमेंट दे देते हैं जिससे उन्हें पता है कि पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता, और इससे इंडिया राजी हो जाएगा। लेकिन इंडिया में जो भी फॉरेन पॉलिसी चल रही है उसमें इन पर्टिकुलर स्टेटमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जो देख रहे हैं F-16 पैकेज आप दिए जा रहे हो पाकिस्तान को, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहे हो, FATF से बाहर निकलने में मदद दे रहे हो, साथ में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो पाकिस्तान में अभी भी उसी तरह से ऑपरेट कर रहे हैं। इसको लेकर इंडिया ने कई बार विरोध अपना प्रकट किया है और क्लियर शब्दों में अपने स्टैंड को रखा है। इस तरह से इस पर्टिकुलर सेशन में ये जो न्यूज़ थी आज हमारी समाप्त होती है। नेक्स्ट सेशन में हम 16 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर के बीच में जो भी डिस्कशन हुए, जो भी वर्ल्ड अफेयर्स की न्यूज़ होंगी उसको लेके आएंगे, जो कि सेशन आपके पास बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। जुड़े रहिए अनलॉक जीएस एकेडमी के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद।